नमस्कार। प्रेरणा मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित केशव संवाद पत्रिका के अगस्त अंक सांस्कृतिक भारत के विमोचन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह यहाँ उपस्थित अतिथियों का एवं लाइव देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय कराना अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे मूर्धन्य विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदरणीय प्रोफेसर बलवीर सिंह राजपूत जी। आप HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आपका पिछले 50 वर्षों में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और आपके दिशा निर्देशन में अनेक शोधार्थियों ने, लगभग 34 शोधार्थियों ने शोध कार्य किया। 340 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में आपके प्रकाशित हैं। यूजीसी द्वारा प्रायोजित कई मेजर प्रोजेक्ट में आपने कार्य किया। शिक्षा जगत में उत्तम योगदान देने के लिए आप कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। आपको हम अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। मुझे लगता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से अभी सर हमसे जुड़ नहीं पाए हैं और मेरा ये सौभाग्य रहेगा कि मैं उनका पुनः स्वागत और अभिनंदन करूं। आज मुख्य वक्ता के साथ ही साथ सहयोगी वक्ता के रूप में जिनका पाथेय हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। आप 10 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन, शोध पत्रों का प्रकाशन व सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। इतिहास संकलन समिति मेरठ प्रांत का सह सचिव का उत्तरदायित्व है आपके पास और वर्तमान में सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग में हैं। केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य हैं। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है सर। सहयोगी वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी। आप MA अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आपने अर्थशास्त्र में MPhil एवं PhD जवाहरलाल विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं UGC नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में शंभुदयाल PG कॉलेज में विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं। इसके पूर्व 3 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय तथा लगभग 4.5 वर्ष तक उत्तराखंड में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रूप में आप सेवाएं दे चुके हैं। आपके शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। संप्रति आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रांत में महामंत्री, विद्युत परिषद विद्या भारती के प्रांत संयोजक एवं केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर बलवंत सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हेलो जी सर। सहयोगी वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल की सदस्य डॉक्टर नीलम कुमारी जी। आप अंग्रेजी और शिक्षा शास्त्र विषय से PhD हैं तथा किसान PG कॉलेज सिंभावली हापुड़ में अंग्रेजी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपके कई शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है तथा कई शोधार्थी आपके दिशा निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण कर रहे हैं। आप कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हापुड़ हैं। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। केशव संवाद पत्रिका के परिचय हेतु राष्ट्रवादी विचारधारा से अनुप्राणित पत्रकारिता को समर्पित प्रेरणा संस्थान की मासिक पत्रिका केशव संवाद का सूत्रपात सन 2000 में हुआ। पहले यह पत्रिका मेरठ से प्रकाशित होती थी, परंतु जुलाई 2016 से पत्रिका नोएडा स्थित प्रेरणा भवन से निरंतर प्रकाशित हो रही है, जिसमें समसामयिक विषयों का प्रमुखता से विश्लेषण किया जाता है। इस पत्रिका की विषय वस्तु की गंभीरता और लेखकों के सारगर्भित लेख पाठकों के बीच अपना एक अलग पहचान, अपना एक अलग स्थान बना चुके। पत्रिका की विशेषता है इसकी सहजता और गंभीरता।
क्योंकि लेखकों द्वारा बहुत ही गंभीर विषयों को बड़ी सरलता से लिखा जाता है। पत्रिका का हर 3 माह में विशेषांक प्रकाशित होता है। केशव संवाद पत्रिका के विभिन्न विशेषांक का विमोचन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, आर के सिन्हा जी, दत्तात्रेय होसबले जी, अद्वैता काला जी, इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, नरेंद्र ठाकुर जी, प्रोफेसर केपी सिंह जी, प्रोफेसर एएन सिंह जी, प्रोफेसर एडियन वाजपेयी जी, प्रोफेसर नरेंद्र तनेजा जी, प्रोफेसर अशोक मित्तल जी आदि गणमान्य लोग कर चुके हैं और अभी तक लगभग 48 अंक प्रकाशित हो गए हैं। पत्रिका के संपादक माननीय कृपाशंकर जी हैं एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक आदरणीय अनंत त्यागी जी हैं। संपादक मंडल में डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी एवं डॉक्टर नीलम कुमारी जी हैं एवं पृष्ठ संयोजन का कार्य वीरेंद्र पोखरियाल जी द्वारा किया जाता है। आदरणीय राम कुमार जी का विशेष सहयोग हमें प्राप्त रहता है। इस पत्रिका जो इसका विषय इस बार का है सांस्कृतिक भारत, इसके विमोचन हेतु मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वो पत्रिका का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजज्ञाम च विश्वस्य देहीश शक्ति सुशीलम जगत्तेन नम्रम भवेत। हमें ऐसी अजय शक्ति दीजिए कि सारे विश्व में हमें कोई न जीत सके और ऐसी नम्रता दें कि पूरा विश्व हमारी विनयशीलता के सामने नतमस्तक हो। ऐसी संस्कृति है भारत राष्ट्र की। भारत की संकल्पना विविधता में एकता की है, जिसमें प्रत्येक धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, रीतियों की विविधता समाहित है। यही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी व्यापक विस्तार परिलक्षित होता है। विविध कलाओं, नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण भारत जैसा राष्ट्र निश्चित निश्चित रूप से पूरे विश्व में नहीं है। धर्म, ज्ञान, विज्ञान के संदर्भ में भारत राष्ट्र की समृद्धि व संपन्नता उसकी संस्कृति में परिलक्षित होती है और इन्हीं विषयों को समाहित करती हुई यह पत्रिका सांस्कृतिक भारत के लेखों की एक समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। तो मैं आज आपने पत्रिका का परिचय कराया और पत्रिका का स्तर क्या है ये सब बड़े कम शब्दों में आपने बताया है। तो मुझे प्रारंभ के कुछ 7-8 लेख हैं उनकी समीक्षा करने का ये आग्रह किया गया है। मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूँ इस पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ से, जिसे डॉक्टर प्रियंका सिंह जी ने लिखा है। और किसी भी पत्रिका की जो संपादकीय लेखन है वो उस पत्रिका की एक जान होती है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से, क्योंकि ये पत्रिका का अंक जो है भारतीय संस्कृति पर आधारित है और किस तरह से आपने भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से डॉक्टर प्रियंका सिंह जी ने कहा है कि किसी भी देश या राष्ट्र या समाज के मूल में उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति न केवल वहां के रहने वाले लोगों की जीवन शैली दर्शाती है, अपितु उसके भाव, समृद्धि, खान पान, सोच एवं एकता को भी आत्मसात करती है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की तटस्थता का आधार उसकी जड़ होता है और वह वृक्ष उतना ही फलता फूलता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी समाज की सभ्यता का मूल उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, समाज उतना ही प्रभावशाली होगा। इस तरह से भारतीय संस्कृति अपनी विविधता व संपूर्णता के साथ चिंतनशील भी है। बहुत ही क्रक्स, बहुत ही जीस्ट, बहुत ही कम शब्दों में आपने संपादकीय में अपनी पूरी भारतीय संस्कृति का मूल हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये संपादकीय बहुत श्रेष्ठ है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल निगम जी, उन्होंने
संस्कृति का भारत की अहम जिम्मेदारी युवाओं पर इस शीर्षक से उन्होंने अपना लेख इस पत्रिका में दिया है और उन्होंने कई सारे बिंदुओं की इस लेख में उन्होंने चर्चा की है। भारतीय संस्कृति किस तरह से विश्व की सबसे प्राचीन और पौराणिक संस्कृति है, माने सबसे प्राचीन भी और पौराणिक है। वसुधैव कुटुंबकम की भी चर्चा की है, जो हमारी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भी परिकल्पना हमारी संस्कृति में है। सभी धर्मों के लोगों का इस देश में निवास है, उन सभी का समादर करना, संभाव के साथ रहना, विभिन्न भाषा बोलियां भी हैं और किस तरह से उन्होंने भौगोलिक संरचना के आधार पर उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य चैव दक्षिणम, यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर हिमालय तक संपूर्ण जो भारत का भूभाग है वो भारत है। और भारतवर्ष के कई सारे नामों के माध्यम से अब देखिए बहुत सारी नई जानकारियां इसमें लेख के माध्यम से उन्होंने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह से भारत का जो नाम है वो कभी एक नाम उसका जम्बू द्वीप रहा करता था, कभी उसको आर्यावर्त कहते थे, कभी उसको हिंदुस्तान नाम दिया गया। और उन्होंने अपने इस लेख में 72 भारत की कल्पना, जो हमारे सामने एक विषय रहता है कि भाई इतने देश मुस्लिम देश हैं, इतने देश ये क्रिश्चियन के देश है, इतने देश ये है, तो भारत के समभावी जो धर्म है, समनार्थी जो धर्म है, उनसे भी संबंधित विश्व में लगभग 13-14 ऐसे देश हैं जिनको हम 72 भारत कहते हैं। उसकी भी चर्चा उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से की है। और बाद में किस तरह से अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश वो भी अपनी संस्कृति को लिए हुए, और किस तरह से शून्य की अवधारणा और भारतीय संस्कृति एक कैसे महान जीवन धारा है जो एक सनातन काल से सतत प्रभावित हो रही है। और इतनी महान संस्कृति का प्रचार प्रसार इसका हो, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने लेख के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसकी मूलतः जिम्मेदारी जो है वो युवाओं की है। युवा यदि इस संस्कृति को अपने साथ आत्मसात करके चलेंगे तो निश्चित रूप से ये देश बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने अपने लेख के माध्यम से बताने की कोशिश की है। हमारे साथ अगले लेख में श्री प्रमोद भार्गव जी ने भारत की कालगणना की एक वैज्ञानिक पद्धति इस विषय पर अपने विचार उन्होंने इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि काल गणना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, यदि उसमें साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, तो उस काल गणना का कोई औचित्य नहीं है। तो भारत की काल गणना विश्व की ऐसी एक काल गणना है, जब दुनिया में कहीं इससे संबंधित विचार भी नहीं हो रहा था, तब हमारे यहाँ काल गणना का प्रभावी रूप से और लागू हो रही थी। और किस तरह से काल गणना, उनका कहना है कि किस तरह से काल गणना किसी भी देश की ऐतिहासिकता की एक आधारशिला होती है, और किस तरह से हमारे यहाँ विक्रमी संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी पहले और 57 वर्ष पहले यहाँ पे शुरू हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, उन्होंने अपने लेख के माध्यम से भी कहने की कोशिश की है कि दुर्भाग्य हमारे रहा है कि भाई जो 57 वर्ष पहले हमारे यहाँ विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ था, उसको ना अपना करके और गुलामी की मानसिकता के प्रतीक जो सत संवत है, जो 78 साल बाद प्रारंभ होता है, उसको उन्होंने अपनाया। तो ये बड़ी विडंबना है। तो अपने लेख के माध्यम से उन्होंने कहा भी है कि ये होना हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि हमारा जो विक्रमी संवत है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसका निर्माण हुआ है और सबके ध्यान में भी है और बड़ी सूक्ष्म जानकारी का स्रोत भी है। और किस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि वेदों में भी 12 चंद्रमासों में बांटा गया है, सौर और चंद्र का जो तालमेल है बिठाने के लिए उसको एक अधिक मास करके जोड़ा है। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला। और जो अधिक मास है, जिसको हम लोग खलमास भी कहते हैं, तो इस तरह से एक नई जानकारी उन्होंने इसमें ऐड की है। और किस तरह से ऋग्वेद में पूरे वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न व्याकरण में 12 महीनों की तरह 12 पूर्णमासी और अमावस्याओं के नाम और उसके उनका जो फल प्राप्ति है उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ऐतराय ब्राह्मण में उन्होंने 5 प्रकार की ऋतुओं का जो उल्लेख हमारे यहाँ देश में होता है। मैं समझता हूँ भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इन 5 ऋतुओं के अनुसार फिर मौसम के अनुसार फिर फल और ऋतुओं के अनुसार फिर अन्न ग्रहण, ये सारा सब विषय उन्होंने अपने लेख के माध्यम से किया है। और ये विषय शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के आधार पर, और एक हम जानते हैं कि जो उज्जैन के जो विक्रमादित्य, उन्होंने किस तरह से वो एक वेदशाला बनवाई थी और वो वेदशाला जो है
वो कैसे सूर्य की परिक्रमा करती और उसको कैसे केंद्रित करती हुई, और उसी को बाद में फिर पंचांग का जो है अधिकार माना गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। अच्छा ठीक है। और किस तरह से तैत्तिरीय संहिता में सूर्य के 6 माह, जिसको हम लोग वो उत्तरायण और दक्षिणायन जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, तो इन सब विषयों की बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चर्चा की है। और हमारा जो चैत्र मास है, नई फसलें लेकर के हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है वो किस तरह से नई फसलें लेकर आता है, बड़ी डिटेल से उन्होंने जानकारी दी है। माने कहीं दुनिया का यदि कोई नया साल वैज्ञानिक दृष्टि से यदि बनाया गया हो तो वो भारत का है। अभी अलग दुर्भाग्य रहा है कि हम उसको अपना नहीं पाए या अपनाया है तो उसको ठीक तरह से लागू नहीं कर पाए। तो ये कई सारे विषय इसमें उन्होंने दिए हैं जो हमें समझने की जरूरत है। इसी तरह से डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी ने विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रभाव, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही तथ्यपरक लेख। आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा प्रसार हुआ है तो वो भारतीय संस्कृति का हुआ है। और भारत कोई अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए कोई तलवार लेकर के नहीं गया, भारतीयों का विचार गया, भारतीय विचारों को लोगों ने सुना और अपनाया अपने जीवन में। तो ऐसे करके पूरी भारतीय संस्कृति का प्रभाव ये पूरे विश्व भर में पड़ा। डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी ने अपने इस लेख के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से ये समझाने की कोशिश की है। मुझे आज उनका लेख पढ़ के एक नई बात भी ध्यान में आई कि जो मैं जाति के जो लोग थे वो किस तरह से उन्होंने नई नई भवन और युधिष्ठिर के कहने पर नई नई वेधशालाएं, नए नए भवन और नई नई चीजें निर्माण की, और किस तरह से वो खूबसूरत बनती चली गई। और बाद में वह लोग जब यहाँ से कहीं अन्यत्र गए, जैसे मैक्सिको सिटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो वहां जब गए तो उन्होंने मैक्सिको नाम से वो पूरा नगर जो है निर्माण किया जाकर, आज वो मैं जाति के जो लोग थे जो भारत से गए थे, ये उनके नाम पे बसाया गया नगर है। तो इस तरह से हम देखते हैं इधर कैसे हमारे कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, वियतनाम में तो कितनी जबरदस्त भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। आप सबको पता होगा आज भी वहां के विभिन्न चौराहों पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित है। वो क्यों? क्योंकि वियतनाम का राजा हमारे देश में आकर के छत्रपति शिवाजी की जो युद्ध नीति थी उसको सीखने समझने के लिए आए थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी की जो मूर्तियां हैं वहां चौराहों पे लगी पड़ी हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, आज भी वहां की मुद्राओं पर गरुण देवता और गरुण एयरवेज करके वहां, और आज भी यानी धर्म भले उनका मुस्लिम हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे भारतीय हैं, हिंदू हैं हम। रामायण, महाभारत, रामायण, इस तरह की सारी सब चीजें जो हैं वो संचालित हो रही हैं वहां, किस तरह से रामलीलाएं हो रही हैं। तो ये सारा का विषय उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव इन सब देशों पे कैसे पड़ा है, इसकी बहुत तथ्यात्मक जानकारी उन्होंने अपने लेख के माध्यम से दी है। और वास्तव में क्योंकि संक्षेप में मैं बताना है, नहीं तो ये लेख ऐसा है कि ये लेख तो वास्तव में सभी को अक्षरशः स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने पाठकों से भी मैं आग्रह करूंगा। प्रोफेसर आराधना गुप्ता जी मेरठ विश्वविद्यालय में हैं, उन्होंने अपने लेख में यानी हमारी उपवास, हमारी जो परंपरा है, अब ये उपवास परंपरा हमारी वैज्ञानिकता के साथ जुड़ी हुई है, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है कि हम हर समय भोजन करते रहेंगे तो शरीर कहीं कहीं दुष्प्रभावी होगा। तो उसमें विधि विधान दिया हुआ है कि सप्ताह में कम से कम एक बार हमें उपवास रखना चाहिए। फिर उन उपवासों को किस तरह से धार्मिकता के साथ जोड़ा गया है, ये सारा सब विवरण उन्होंने दिया है। कहीं किसी दिन का ये उपवास है, कहीं किसी दिन का ये उपवास है। फिर नवरात्रों के व्रत, ये 9 दिन का जो व्रत, कितनी बड़ी कठोर तपस्या है। तो ऐसी उपवास परंपरा जो है वो हमारी संस्कृति में कितना महत्व रखती है, इस से संबंधित प्रोफेसर आराधना जी ने बड़े सार गर्भित अपने विचार इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण की समस्या है। डॉक्टर नीलम महेंद्र जी ने इस विषय पर अपना लेख प्रस्तुत किया है। ये वास्तव में समस्या नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़ी साजिश है। ये बहुत अच्छा शीर्षक उन्होंने इस लेख का उन्होंने दिया है। और वास्तव में ये धर्मांतरण केवल भारत की समस्या नहीं है, विश्व में अनेक देश इससे प्रभावित हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा जूझ रहा है। और भारत में भी देखा जाए तो अभी हम उत्तर प्रदेश में ही देखें तो उत्तर प्रदेश में इवन 2020 में एक कानून भी बना था इसके खिलाफ। इसके बाद भी धर्मांतरण की समस्या किस तरह से एक साजिश रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। और धर्मांतरण
कर्ता जो हैं वो ये नहीं सोच रहे कि कैसे छोटे छोटे मूक बधिर लोगों को उन्होंने धर्मांतरित किया है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो उनको धर्म बदल दिया। कितनी बड़ी साजिश है ये, और किस तरह से पूरे देश भर में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, बड़े सारगर्भित शब्दों में उन्होंने और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने इस लेख को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आप सब लोग जानते हैं अभी बहुत बड़ा एक चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था और बहुत बड़ी शक्ति और सारा सब उसमें दिखता है, लेकिन चुनाव जीतना साम दाम दंड भेद ये नीति उसमें हो सकती है, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा करना ये कितना खतरनाक विषय है। ये हमारे प्रणय कुमार जी हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा, उसके कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, इस विषय पर उन्होंने लेख लिखा है। मैं समझता हूं अब तक की शायद देश भर में कहीं कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा, चुनाव के बाद सामान्यतः शांति होती है, क्योंकि जीतना अंतिम लक्ष्य उनका था तो वो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद हिंसा करना, चुन चुन के बदला लेना, ये बंगाल में पूरा षड्यंत्र ये दिखाई दिया। और इससे संबंधित बड़ा तथ्यात्मक जानकारी और उसका क्या निवारण हो सकता है, इससे संबंधित उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं प्रणय कुमार जी ने। और इसके पश्चात क्योंकि आज अभी हम टोक्यो ओलंपिक में देख भी रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को आगे देश का नाम रोशन कर रही हैं। भाई कोई भी मेडल पुरुष नहीं ले पाए और भारतीय महिलाओं ने किस तरह से वो मेडल अपने नाम किए हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण की जो बात है, ये वास्तव में भले ही हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारे वामपंथी विद्वानों ने महिलाओं को भारतीय समाज में एक हे दृष्टि से देखने और दिखाने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं ऐसा है। हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण तो हमारी मूल संस्कृति का आधार है। भाई बिना महिला के तो संस्कृति है ही नहीं, अधूरी है वो। कोई यज्ञ बिना महिला के पूरा नहीं हो सकता है। तो महिलाओं को कितना सशक्तिकरण किया गया है प्राचीन काल से लेकर अब तक, उसके परिणाम दिख रहे हैं। ये दृष्टिकोण कहीं बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे विचार अनुपमा अग्रवाल जी ने इसमें दिए हैं। इसके बाद हमारे प्रोफेसर अखिलेश मिश्र जी ने धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं। अब देखिए बड़ा ये टाइटल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन तो सब लोग करते हैं, कहीं घूमे आए, मौज मस्ती करे आए, लेकिन उन्होंने पर्यटन को किस तरह से धार्मिकता के साथ जोड़ा है, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा है, और किस तरह से नए नए क्षेत्र हमारे यहाँ इसके लिए उदय हो रहे हैं। जैसे अभी राम पथ गमन बन रहा है, बौद्ध पथ बन रहा है, कृष्ण पथ बन रहा है, ये सारे सब पथ मतलब किस तरह से भारत में एक आध्यात्मिक पर्यटन क्रिएट किया जा रहा है, कैसे बन रहा है, ये विषय पर बहुत अच्छे विचार डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी ने प्रस्तुत किए हैं, और बड़ी संभावनाएं इस विषय को लेकर के हैं। हमारे देश की कई सारी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज में उनका नाम, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनके नाम आए हैं। तो ये भारत की जो असीम संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में, उन्होंने इसको एक नया ट्विस्ट दिया इस लेख के माध्यम से कि ये केवल पर्यटन नहीं है, बल्कि धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है, क्योंकि पर्यटन करने के लिए केवल मौज मस्ती के लिए लोग नहीं जाते हैं, आध्यात्मिकता के लिए भी जाते हैं। तो ये एक नए ट्विस्ट में उन्होंने अपना लेख इस माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे ये लेखों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। मैं समझता हूं जैसी समीक्षा मैंने की है, कई सारी चीजें इसमें थी जो और बताई जा सकती थी, क्योंकि समय अभाव में वो संभव नहीं है। मैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सुंदर समीक्षा की है और इतने कम समय में उस लेखों को सारगर्भित रूप से आपने उसको प्रस्तुत किया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केशव संवाद पत्रिका के विषयों का चयन विषय विशेषज्ञ द्वारा बड़ी गंभीरता से किया जाता है, और जिससे पाठकों के समक्ष तथ्यपरक लेखों को समाहित करते हुए पत्रिका पहुंच सके। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी को अगले लेखों की समीक्षा के लिए और उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका जी। आज के इस सांस्कृतिक भारत अंक विमोचन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय कुलपति प्रोफेसर BS राजपूत जी, कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर प्रियंका जी, सहयोगी वक्ता
डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर नीलम जी एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागी गण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए केशव संवाद पत्रिका के इस अंक के कुछ लेखों का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। 5 मिनट में 8 लेखों का सारांश का एक मुझे टास्क दिया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय से अधेर रहूं ताकि हम लोग मुख्य वक्ता को सुन सकें। जो लेख की शुरुआत है उसमें पहले प्रोफेसर हरेंद्र कुमार जी, जिनका एक बहुत विस्तृत अनुभव है लेखन का, शिक्षण का, उनका लेख है प्राचीन भारत में विज्ञान एवं संस्कृति। इस लेख में प्रोफेसर हरेंद्र कुमार जी ने भारतीय मनीषियों द्वारा जो विश्व को धरोहर के रूप में ज्ञान दिया गया है उसका एक आद्योपांत विवरण उन्होंने प्राचीन वैदिक काल से लेकर लगभग 10वीं शताब्दी तक भारतीय खोजों पर पूरी खोज करके एक रिसर्च दिया है, जिससे पाठकों का ज्ञानवर्धन भी होगा और उन्होंने कुछ नए डायमेंशन देने की कोशिश की है। और उनका इस बात में प्रयास रहा है, बार बार उन्होंने अनुरोध किया है कि हम लोगों को अपनी धरोहरों पर गर्व करना ही नहीं बल्कि उसको किस तरह से आम जनमानस में हम फैला सकें और आज के कंटेम्परेरी प्रॉब्लम में उसको रिलीवेंट बना सकें, उस पर उनका एक विस्तृत सुझाव है। इस तरह से जो अगला लेख है वो डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का है, जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, बहुत विद्वान वक्ता भी हैं और लेखक भी हैं। वो हमेशा इन विषयों पर लिखते रहते हैं। उन्होंने अखंड भारत एक सपना नहीं संकल्प है, इस लेख में उन्होंने भारत की जो भौगोलिक जो विस्तार था, जो भारत का सांस्कृतिक विस्तार था, जो भारत के सांस्कृतिक विस्तार के अंदर कैसे एक सूत्र में एक संस्कृति प्रवाहित होती है कांधार से लेकर के हिंद महासागर तक, और इधर दक्षिण पूर्व एशिया जिसको कहें कि गंगा और मीकांग को जो जोड़ती हुई संस्कृति है, जो सभ्यताएं हुई और कैसे उसमें भारतीयता का तत्व प्रभाव रहा, उसको उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक रूप से विश्लेषण दिया है और उसका एक आद्योपांत विवरण प्रस्तुत किया है। और इस लेख के माध्यम से उन्होंने परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के अखंड भारत की प्राप्ति के संकल्प को प्राप्त करने के लिए जो समाज और युवाओं का आह्वान किया है। उन्होंने लेख का समापन श्रद्धेय अटल जी के उस कविता से किया है जिसमें लिखा है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इस तरह के आह्वान से उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया है और 14 अगस्त जो अखंड भारत दिवस है उसको देखते हुए यह लेख बहुत ही प्रासंगिक है और पाठकों को नए डायमेंशन देगा। इसी श्रृंखला में डॉक्टर मनमोहन सिंह सिसोदिया जी ने अपने लेख भारत में दान संस्कृति की एक झलक का एक पूरा आद्योपांत विवरण उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और लोक कथाओं से भी निकाला है। और उन्होंने बताया कि भारतीय वांग्मय में मानवता के संरक्षण हेतु कैसे दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण, सम्राट हर्षवर्धन इत्यादि अनेकों दानियों ने इस देश की धरा का नाम ऊपर या ऊंचा उठाया है। उन्होंने इतिहास से लेकर अभी तक का जो पूरा एक कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में भारत में दान परंपरा पर एक विस्तृत लेख लिखा है। और उन्होंने लगभग अपने लेख का समापन गांधी जी के उस ट्रस्टीशिप जो परंपरा जो भारतीय जनमानस में है, जिसको कहते हैं त्याज्यपूर्ण उपभोग, जिसको पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, उसके उस लाइन को लिया है और उन्होंने कहा है, समाज को एक संदेश दिया है कि संपत्ति में मेरा व्यक्तिगत हिस्सा सिर्फ उतना ही है जितना एक सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। शेष संपत्ति पर समाज एवं राष्ट्र का अधिकार है और उसका प्रयोग केवल लोकोपकार एवं समाज कल्याण के लिए ही होना चाहिए। मैं संपत्ति का मालिक न होकर मात्र इस संपत्ति का ट्रस्टी हूँ। ऐसे निष्कर्ष और ऐसे जो है संदेश के साथ उन्होंने अपना लेख का समापन किया है। इस क्रम में हमारे पास सुप्रसिद्ध लेखिका एवं सहवक्ता
श्रीमती डॉक्टर नीलम कुमारी जी ने समरसता एवं विश्व बंधुत्व का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार नामक लेख में उन्होंने भारत के पवित्र रक्षाबंधन त्योहार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया है, जो सेकुलराइज करने के लिए कि रक्षाबंधन को लोग मिडिल एज से ले जाते हैं, उससे उन्होंने बहुत ही प्राचीन परंपरा, प्राचीन इतिहास में ले जाकर के उन्होंने उस सूत्र को खोजा है और कहा है कि इसके माध्यम से कैसे हम समाज को एक सूत्र में पिरोकर समरसता और बंधुत्व को आगे बढ़ा सकते हैं। उनका लेख ऐतिहासिक, सामाजिक और कंटेम्परेरी जो आजकल की जो समस्या है उसमें उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। अवश्य ही पाठक इससे लाभान्वित होंगे और एक नए डायमेंशन को देखेंगे। इसी श्रृंखला में डॉक्टर उर्विजा शर्मा जी ने अपने लेख राष्ट्र नीति बनाम राजनीति विषय पर अपना बहुत सुंदर लेख दिया है। उन्होंने अपने लेख में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे जब राजनीति राष्ट्र नीति के साथ समन्वय में चलती है, कैसे भारत एक सांस्कृतिक पराकाष्ठा की ओर जाता है, आर्थिक पराकाष्ठा की ओर जाता है। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए दुख भी व्यक्त किया है, अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है इसमें राजनीति राष्ट्र नीति से काफी ऊपर हो गई है, जिसके कारण समाज में हमें इसके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। और उन्होंने आह्वान किया है राजनीतिक दलों से, समाज से कि हमें अब इस तरह का माहौल बनाया जाए कि राजनीति राष्ट्र नीति के हिसाब से चले, न कि राजनीति व्यक्तिगत हितों के लिए या दलगत नीति का एक हिस्सा हो। तो उन्होंने राजनीति को एक बड़ा कैनवास देने की कोशिश किया है। लेकिन इसी श्रृंखला में श्रीमती रंजना मिश्रा जी ने अपने लेख बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव एवं कैसे एक असंतुलन आ रहा है, चाहे वो डेमोग्राफी के हिसाब से देखें या डेमोग्राफी को कैसे जानबूझ करके इसको बिगाड़ा जा रहा है, उस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता ला करके एक समान जो है जनसंख्या कानून देश में लाया जाए, ताकि देश को जितनी जरूरत है श्रम शक्ति की उतना ही हम बढ़ाएं, न कि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में है उससे हम डेमोग्राफिक डिजास्टर फेज की ओर जाएं। तो उनका यह लेख नीति निर्माताओं के लिए एक सुझाव भी है और एक बेहतर जो है विकल्प भी देता है। इसी परंपरा में जो एक हमारे पास लेख है महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि शर्मा जी का, पेशे से वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनका जो लेख का शीर्षक है वो है स्वास्थ्यवर्धक भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं। और उन्होंने इस लेख में उदाहरण के साथ बताया है कि कैसे हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं अनेक बीमारियों से बचाती थी और एक स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करती थी। इसमें उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हवन, यज्ञ, नमस्कार, चरण स्पर्श, भूमि पर बैठकर भोजन करना, भोजन ग्रहण करने से पूर्व भोजन को प्रणाम करना, दाएं हाथ से भोजन ग्रहण करना, उपवास, अतिथि देवो जैसी परंपराओं की जो वैज्ञानिक व्याख्या की है। और उन्होंने एक आधुनिक चिकित्सा से इन परंपराओं को जोड़ा है। बहुत ही सुंदर लेख है, पाठकों को नया ज्ञान देगा और नया डायमेंशन देगा। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रीमती अनीता चौधरी जी ने अपने लेख शीर्षक लव या साजिश भरा जिहाद में जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है वो एक समस्या बहुत गंभीर है। और उन्होंने कहा लव जिहाद कोई एक्सीडेंटल मामला नहीं है, बल्कि लव जिहाद एक षड्यंत्र का सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर छिपा है, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के समर्थकों द्वारा विकसित किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम पुरुषों को धर्म के विस्तार के लिए हिंदू या गैर मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तन के लिए प्रेम का ढोंग करना ही इस्लाम का गहन रास्ता है। ये जो विचार फैलाया जा रहा है इसकी ओर समाज का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है। और उत्तर प्रदेश के जो धर्मांतरण कानून है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। और उन्होंने पुलिस या कानून की जो एजेंसियां हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं उसको उन्होंने इस बात से कहा है कि वो जागरूक रहें, सतर्क रहें, नहीं तो समाज के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है। अंत में
हम लोगों के मार्गदर्शक एवं अभिभावक श्रीमान कृपाशंकर जी भाई साहब, पत्रिका प्रमुख डॉक्टर प्रियंका जी को लेख निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और लेखकों को सारगर्भित शोधपरक लेख भेजने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रियंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सारगर्भित समीक्षा आपने की और समय की कमी की वजह से आपने बहुत ही अच्छे और बिल्कुल नए विजन देने के लिए जिस तरह से आपने लेखों को देखा है, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति पंखों की तरह है और हम छोटे पक्षी की तरह। अगर आपको हमेशा उड़ते रहना है तो अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये बहुत ही सही बात कही गई है। इसी विषय को और इन्हीं सब चीजों को ध्यान देते हुए ये हमारी पत्रिका सांस्कृतिक भारत पाठकों के समक्ष उपस्थित है और इसी क्रम में और लेखकों द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उनकी समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर नीलम कुमारी जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। प्रेरणा मीडिया द्वारा आयोजित केशव संवाद पत्रिका के अगस्त 2021 सांस्कृतिक भारत अंक के ई विमोचन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय प्रोफेसर बलवंत सिंह जी राजपूत, पूर्व कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड, जिनका शुभ आशीष आज हमें इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। सहयोगी वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, व डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, जिनका अभी इतना सूक्ष्म और सारगर्भित उद्बोधन हमें सुनने को मिला। और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, जो केशव संवाद पत्रिका की प्रमुख भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र विभाग में एसडीपीजी कॉलेज गाजियाबाद में। हम सभी के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक आदरणीय कृपाशंकर जी और लाइव देख रहे सभी सुधी पाठक जनों का और दर्शक गणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम तो सांस्कृतिक भारत अंक के लिए मैं अंक की संपादिका डॉक्टर बहन प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी कि यह अंक केशव संवाद पत्रिका की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रस्तुत पत्रिका में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित 28 लेख हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है और यह वह संस्कृति है जो अपने अनादिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ आज आजर और अमर बनी हुई है। तब मैं कहना चाहूंगी कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। वास्तव में कुछ तो बात है कि आज वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है और इसका कारण है भारतीय संस्कृति की विशेषता, अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति की और विशेषता हैं जैसे प्राचीनता, निरंतरता, ग्रहणशीलता और आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय और कर्म की प्रधानता। वर्तमान समय में भौतिकता के युग में कर्म की प्रधानता और बढ़ जाती है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और यहाँ तक कि गीता तो स्वयं कर्म की शिक्षा देता एक विशुद्ध विज्ञान है। कर्म की महत्ता का बहुत ही सुंदर व सटीक चित्रण इस पत्रिका में RSD चातक जी ने अपने लेख भारतीय संस्कृति में कर्म की प्रधानता के माध्यम से किया है और उन्होंने अपने इस लेख में भारतीय संस्कृति की विशेषता व कर्म प्रधानता को दर्शाने के साथ साथ यह भी दर्शाया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसको मानव बनाते हैं, उसको महान बनाते हैं। व्यक्ति के कर्म ही उसको संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं और संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। हमारे कर्म ही हमारी संस्कृति को पुष्पित व पल्लवित करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि किसी भी संस्कृति का उत्थान, अनुपालन, संवर्धन, परिष्करण और स्थायी प्रतिष्ठापन बिना कर्म के नहीं हो सकता। और वास्तव में यदि संस्कृति में कर्मों का अभाव है तो संस्कृति निराधार कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतः यह लेख भारतीयों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार कर्म की प्रधानता है, उसी प्रकार भारतीय कलाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि कला समाज और विश्व की हितैषणी होने के अतिरिक्त व्यक्ति के कल्याण का माध्यम भी है और किसी भी सभ्यता, संस्कृति व समाज की स्थायी संरक्षिका अगर कला को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय कला को समर्पित एक ऐसा ही लेख
कला में भारतीयता का पुट डॉक्टर नीरजा शर्मा द्वारा हमें पढ़ने के लिए इस पत्रिका में मिला है, जिसमें उन्होंने बहुत ही रोचक और सारगर्भित शब्दों में भारत की 64 कलाओं व 5 विधाओं, जिसमें संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला और काव्य कला के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय कला की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख अपने इस लेख के माध्यम से किया है, जिसमें धार्मिकता, सौंदर्य एवं प्रेम और पारंपरिकता प्रमुख है। और जब बात आती है पर्यावरण संरक्षण की, तो भारतीय संस्कृति के इस मानवीय पहलू को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तो हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार पर, भावना पर आधारित है। हमारे यहाँ मानव को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति के इसी अनोखे पहलू को भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित पर्यावरण संरक्षण जैसे लेख के माध्यम से छुआ है डॉक्टर संजीव कुमार जी ने, जिसमें उन्होंने ऋग्वेद से लेकर वर्तमान काल तक के सभी शास्त्रों का उल्लेख करते हुए प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भारतीय पर्व जैसे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवरात्र, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, छठ पूजा जैसे पवित्र त्योहार पर्यावरण संरक्षण को ही समर्पित हैं। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार भारतीय भाषाएं भी भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। और इसी विषय पर बहुत ही सारगर्भित लेख संस्कृति को समृद्ध बनाती भारतीय भाषाएं डॉक्टर गीता पांडे जी द्वारा इस पत्रिका में लिखा गया है। भारत विविधता वाला देश है और भारत में अनेक रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं। उसी प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं और ये विभिन्न भाषाएं ही भारत में अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती हैं। कबीर के दोहे हों या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि, सभी में भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार हमारी भाषा भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति को सहेजने का और उसको संवर्धन करने का कार्य हमारे तीर्थ स्थल करते हैं। और इसी विषय पर बहुत ही अच्छा लेख, हमारी धरोहर, बहुत ही सारगर्भित लेख मोनिका चौहान जी ने इस पत्रिका में दिया है। उनका मानना है कि सही मायनों में हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक जितने भी तीर्थ हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। वह हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है, जहाँ एक और 4 धाम के रूप में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर है, वहीं दूसरी ओर 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 9 देवी के मंदिर हैं। अयोध्या का मंदिर है, शंकराचार्य के मठ हैं और भविष्य में बनने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर है, जो हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संवाहक है। जिस प्रकार भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक के रूप में हमारे तीर्थ धाम है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण करने में हमारे मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हमारे राष्ट्रीय नायकों का अमूल्य योगदान है। और इसी विषय पर भारतीय संस्कृति के संरक्षक राष्ट्रीय नायक रिमझिम निगम जी का है, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को अक्षुण्ण बनाने में राष्ट्रीय नायकों के बलिदान को बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। भारतीय जीवन दर्शन का प्रमुख आधार है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे ऐसे पुरुषार्थ हैं जो हिंदू जीवन दर्शन का आधार है। हिंदू जीवन दर्शन का आधार एवं पुरुषार्थ, इस विषय पर बहुत ही सुंदर लेख डॉक्टर शैलजा शर्मा जी ने इस पुस्तिका में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए पुरुषार्थ ही एक ऐसा माध्यम है जो न केवल मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र दोनों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें व्यक्ति के विकास की, समाज के विकास की और राष्ट्र के विकास की, तो आर्थिक विकास के बगैर भला भारतीय संस्कृति या भारतीय विकास हम कैसे बात कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति एवं आर्थिक विकास को समर्पित बहुत ही सुंदर लेख डॉक्टर प्रियंका सिंह जी का है, जो इसकी अंक संपादिका भी हैं और केशव संवाद पत्रिका की प्रमुख भी हैं, जिन्होंने अपने लेख के माध्यम से
हमारी अर्थव्यवस्था का आधार रही सिंधु घाटी की सभ्यता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उनका मानना है कि भारत के गांव में बसी संस्कृति और सभ्यता जहां एक और बड़ी ही खूबसूरती से आर्थिक गतिविधियों का संप्रेषण करती हैं, वहीं स्वावलंबन का उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। जहां एक और भारतीय संस्कृति और विकास का अटूट संबंध है, वहीं शिक्षा व संस्कृति का भी गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति एवं आधुनिक शिक्षा इस विषय पर बहुत ही अच्छा लेख मोहित कुमार जी का है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चिंता जाहिर की है कि हमें लॉर्ड मैकाले द्वारा थोपी गई शिक्षा नीति से हटकर नई शिक्षा नीति को अपनाना चाहिए। शंका के इसी दौर में चिंता व्यक्त की है अजित कुमार पांडे जी ने, जो कि शोधार्थी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि आधुनिकता के कारण हमारा जो पारंपरिक समाज है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, और इसी को अपने लेख का विषय बनाया है, आधुनिकता के कारण विलुप्त होता पारंपरिक समाज। हमारा देश प्राचीन काल से ही साधु संतों और ऋषियों मुनियों वाला देश रहा है। ऐसे में एक बड़े ही महात्मा हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखा। इस पत्रिका का सबसे अंतिम लेख ऐसे ही आचार्य रामकृष्ण परमहंस महासमाधि के नाम से प्रकाशित है, और अंत में इन सब विषयों को जनमानस तक ले जाने का कार्य किया है मीडिया ने। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में मीडिया की भूमिका पर बहुत ही सटीक लेख डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी द्वारा इस पत्रिका में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वर्तमान युग में मीडिया सांस्कृतिक संवहन का प्रयास कर रही है, और अपने इतने विविध आयामों के साथ आज यह पत्रिका आप सभी के समक्ष है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बहन प्रियंका जी को व संपादक टोली को, जिन्होंने केशव संवाद पत्रिका के इतने अच्छे अंक और विषय को चुना। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मुझे अपने यहाँ विचार रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। कुछ अगर बात कहूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहना चाहूंगी कि उपासना मत और ईश्वर संबंधी विश्वास की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति की परंपरा रही। संस्कृति इंसान को सभ्य बनाती है और जीवन को सुखी बनाती है। कहते हैं ज्ञान की समग्रता व संपूर्णता से पोषित आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित बहुत ही सहृदय सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रोफेसर बलबीर सिंह राजपूत जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। म्यूट है सर, अभी आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें आप, अभी म्यूट है उसको। कहते हैं बहुत सी चीजें तकनीकी के आगे हम सभी नतमस्तक हैं, और इसी तकनीक
मुझे लगता है अभी तक मुख्य वक्ता हमसे अभी जुड़ नहीं पाए हैं। बहुत देर से और बहुत ही धैर्य के साथ वो अभी तक हमें सुन रहे थे, और अब जब उनका समय आया है तो तकनीकी खराबी के कारण वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी देर हम इंतजार कर लेते हैं। ये फिर अनम्यूट कहाँ से होगा? जी सर, अभी माइक आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ आ रही रही है है। ना? जी आ जी, रही है? बिल्कुल ओके। सर आ रही है। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में केशव संवाद पत्रिका का विमोचन हुआ, और बड़े हर्ष की बात है कि मुझे इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के विषय में अभी कुछ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की हैं, और सभी सहमत है इस बात से कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है जो अनपैरेलल है, जिसका कहीं भी पैरेलल नहीं है। लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाता है कक्षाओं में, विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में, वो इतिहास पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं कि हमें इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है, क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ तो राम को और कृष्ण को भी मिथ के रूप में ही अब तक लेते रहे और उनको भी ऐतिहासिक पुरुष नहीं माना था। क्योंकि राम के पहले भी 66 राजा, प्रतापी राजा नरेश हुए, मानधाता संवत चला, मानधाता बड़े श्रेष्ठ राजा राम से पहले हुए थे, विश्वघर और बहुत सारे 66वें उस वंश परंपरा में सूर्य वंश की राम थे। उनके बाद भी 33वें नरेश बड़े प्रतापी भरतरथ जो महाभारत के युद्ध में भी भाग लिए, अभिमन्यु के हाथों मारे गए, कहीं वर्णन किसी का नहीं है। युधिष्ठिर के फिर राम संवत चला, फिर युधिष्ठिर संवत चला। तो इतिहास में उन चीजों को हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, उन राजाओं का वर्णन बड़े प्रतापी नरेश जो हो रहे। ऐसा लगता है जो मौर्य काल से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ हो और उसमें भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई। वो विषय मेरा नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि इतिहास को भी सही ढंग से पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी एक परंपरा है, बड़ी गर्व करने की परंपरा है अपने इतिहास के ऊपर। और सही इतिहास अगर नहीं पढ़ाएंगे, वो इतिहास पढ़ाएंगे जिसको अनेक वामपंथियों ने अपने ढंग से लिखा। जो शुरू के 3 शिक्षा मंत्री भी रहे, चाहे वो अब्दुल कलाम रहे, चाहे वो मौलाना आज़ाद रहे हों, या छागला रहे हों, मोहम्मद करीम छागला, या हसन रहे हों, उन्होंने सब ने किसी को भी भारतीय संस्कृति में रुचि नहीं थी, इतिहास के सही रूप को पढ़ाने की रुचि नहीं थी, तो पाठ्यक्रम में नहीं आए। इसके अतिरिक्त इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अतिरिक्त एक और भी बहुत महान विरासत है हमारी, जिसके विषय में आज के वार्ता में बात करना चाहूँगा। इतिहास पर कभी फिर बात करूँगा। वो है परंपरा, विज्ञान की परंपरा। बहुत सारे लोग विज्ञान को भारतीय परंपरा में या भारतीय विरासत में नहीं मानते, इनको कुछ कष्ट होता है। लेकिन अगर उसको गहराई से अध्ययन किया जाए, और अनेक स्तरों पर उसको हमने बात की भी है, लोगों ने माना भी है कि कुछ मौलिक शोध जो भारत में हुए उस समय हुए जबकि और कहीं सभ्यता विकसित भी नहीं हो पाई थी, और वो बड़े इस प्रकार के शोध थे कि आज भी विज्ञान उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि उनको समझा सके। वस्तुतः हमारे पूरे प्रकरण में अगर देखें कि अग्नि की खोज, पहिए की खोज, घिरनी जो गोल घूमती है उसकी खोज, मापन यंत्रों की खोज, और सबसे बड़ा समय को कैटेगराइज करने की रिसर्च, जो कि त्रुटिका से लेकर के पल, क्षण, घटिका, और बढ़ाते चले गए तो प्रहर, दिन, और फिर महीना, वर्ष, युग, एक मेजरमेंट है, डिफरेंट मेजरमेंट। ये सब चीजें गणना भारत में प्राचीन काल में हुई, उस समय हुई तो वैदिक युग था, वैदिक काल में हुई। आज इस बात के विश्वास करने के अनेक प्रमाण है हमारे पास, जिस विषय पर अनेक मंचों पर हम बात भी कर चुके हैं, विदेशों में भी बात करते रहे हैं, कि विज्ञान का प्रारंभ प्राचीन भारतीयों की इस जिज्ञासा के साथ प्रारंभ हुआ था कि प्रकृति की विविधताओं के बीच में एक यूनिटी क्या है, एक हार्मोनिक स्थिति क्या है, विविधताओं में एकता क्या है, और यूनिटरी प्रिंसिपल क्या है। और इस शोध के लिए, इस जिज्ञासा को उत्तर देने के लिए हमारे भारतीय विचारक, हमारे भारतीय ऋषि ही वैज्ञानिक होते थे। अनेक मौलिक शोध के रूप में न केवल प्रक्षेपण थे, ऑब्जर्वेशन थे, उन्हीं पर निर्भर किए, बल्कि इंद्रिय जनित
ज्ञान से भी अधिक इंद्रिय जनित जो इंद्रिय गम्य जो ज्ञान था उससे भी आगे जाकर के उन्होंने शोध की है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल कंटेंट से भी आगे जाकर के विविध दिशाओं में पहुंचे तो वो परमाणु के सिद्धांत पर पहुंचे, वो सीड विद इन सीड जैसा मॉडल के रूप में पहुंचे और गणित की विभिन्न विधाओं का विकास, अंक गणित का, बीज गणित का, ज्यामिति का और साथ ही साथ डेसिमल वैल्यू प्लेसिंग सिस्टम और विभिन्न समीकरणों का सॉल्यूशन, बीज गणित, ये सब विकसित हुआ समय समय पर भारत में और पूरे विज्ञान के और गणित के ज्ञान को विशेषतः वेदांग और उपांग के रूप में वर्गीकृत किया गया। और आज इस बात के मानने के लिए अनेक प्रमाण है कि वेद वाक्य स्वयं में ही प्रमाण होता है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो ज्ञान कहीं भी उपलब्ध है या जो ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है और भविष्य में उपलब्ध होगा वो सब वेदों में मिल जाता है। हमारे चारों वेद विशेष रूप से उनका आधार वैज्ञानिक है। तो वेदों में दोनों कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड, तो अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या लोग करते रहे हैं, लेकिन पुरुष सूक्त को प्रयोग करते हुए और वैदिक मंत्रों को डिकोड करके जो ज्ञान प्रकाशित हम लोग करते रहे पिछले अनेक वर्षों में, उसमें विज्ञान का पक्ष और गणित का पक्ष उभर कर आता है। और ऐसे शोध जिनका कि अभी कल्पना आज के विज्ञान में नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं कि आज का विज्ञान संभवतया उन ऊंचाइयों को कभी छू नहीं पाएगा जिन ऊंचाइयों को प्राचीन भारत के विज्ञान ने छुआ था। तो उस विज्ञान के ज्ञान को मूल रूप से भारतीय परंपरा में जन्मा हुआ विज्ञान, अधिकतर लोग आज पढ़ाते हुए विज्ञान के विषय में कहते हैं कि ऐसा ज्ञान है जो पश्चिम से भारत में आ रहा है। अनेक सिद्धांतों का नाम भी पश्चिमी वैज्ञानिकों के रूप नामों के आधार पर होते हैं, जबकि वो पहले ही शोध भारत में हो चुकी होती है। बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे जब इन बातों को सुनते रहे, मैंने अपने विदेश के प्रवास में भी बोलता रहा इस विषय में, तो कहते थे कि जब नया शोध हो जाता है तभी भारतीय कहते हैं कि ये हमारे वेदों में पहले ही हो चुका है और कोई ऐसी बात बताइएगा जो अभी तक आज के विज्ञान में ना हुई हो। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 बिंदु हम लोगों ने प्रस्तुत किए और आज के विज्ञान में वो नहीं है। प्राचीन भारत के विज्ञान में जो हमारी वैज्ञानिक संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसमें वो बिंदु उपस्थित है जिनका उत्तर दिया गया है। जैसे कि संख्याओं का विकास है। वेदों की बात करेंगे कि चारों वेद हमारे और चारों वेद विज्ञान के आधार हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो। सामवेद में हो सकता है कि कर्मकांड अधिक है, लेकिन वैज्ञानिक पक्ष उसमें भी है। और चारों उपवेद, चारों उपवेद धनुर्वेद है और आयुर्वेद है, स्थापत्य वेद है और गांधर्व वेद है। ये 4 उपवेद है। ये चारों विज्ञान की विभिन्न विधाएं हैं। चारों उपवेद विज्ञान की विविध विधाएं हैं। जैसे कि आयुर्वेद को सब जानते हैं कि प्राचीनतम स्वास्थ्य विज्ञान है, द मोस्ट एंशिएंट हेल्थ साइंस है, जो सिस्टम है स्वास्थ्य विज्ञान का सबसे प्राचीन सिस्टम डेवलप हुआ है आयुर्वेद में, इसको सब मानते हैं आज। इसके अतिरिक्त धनुर्वेद न केवल धनुर्विद्या थी, धनुर्बाण से लक्ष्य को साधना, बल्कि उसमें अनेक प्रकार की शल्यकरण विशल्यकरण की चिकित्साएं हैं। तो कल्पना करिएगा कि आज अगर किसी सैनिक को मोर्चे पर गोली लग जाए हाथ में, पैर में या किसी और अंग में, तो उसको बेस हॉस्पिटल ले आते हैं। तो युद्ध में भाग नहीं लेता उस युद्ध में, हो सकता है आगे किसी युद्ध में भाग नहीं ले पाता, लेकिन अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है। जैसे महाभारत के युद्ध में ही 18 दिन तक युद्ध चला और प्रत्येक दिन का वर्णन है कि छत विछत विभिन्न वीर हो गए। नामों से आता है कि ये सेनापति छत विछत हो गए, चलने के योग्य भी नहीं रहे, लेकिन अगले दिन सुबह को फिर वही सिंह की तरह दहाड़ करके युद्ध में भाग लेने लगे। तो रात रात में ही कौन सा ऐसा चमत्कार किया गया जिसकी वजह से वो सब घाव उसके दूर हो गए। ये सारी क्रियाएं शल्यकरण की और घाव को ठीक करने की, विभिन्न औषधियों के प्रयोग की, चाहे वो अम्ल की औषधियां हो, सार की, तो ये सब धनुर्वेद में इनका वर्णन है, विशद वर्णन है। धनुर्वेद में गज शास्त्र और अश्व शास्त्र भी है कि अश्व भी अगर बीमार पड़ जाए या गज भी, हाथी बीमार पड़ जाए, तो उनके भी उपचार की विधियां हैं। तो इस प्रकार धनुर्वेद भी स्वयं में एक विज्ञान, परिपूर्ण विज्ञान है। दूसरे 2 उपवेदों की बात करूं, स्थापत्य वेद और गांधर्व वेद। स्थापत्य वेद में मूल रूप से स्ट्रक्चरल साइंस है। स्थापत्य वेद का अर्थ है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार के अर्थ स्ट्रक्चर की बात करना। तो स्थापत्य वेद में बिल्डिंग मटेरियल किस प्रकार का होगा, विभिन्न भवनों का निर्माण किस विधाओं के अनुसार होगा, ये विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी में वास्तुकला भी है।
और देखें कि ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई और उसमें जो अवशेष निकले तो एक अद्भुत चमत्कारी बिल्डिंग मटेरियल और प्लानिंग ऑफ द सिटीज, प्लानिंग ऑफ द हाउसेज की बात उसमें आती है। इसी प्रकार गांधर्व वेद में न केवल नाचना गाने की बात है, गांधर्व वेद में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का विस्तार से वर्णन है। ये उपवेद है और उसमें देखें कि सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र का विश्लेषण किया गया वो सरस्वती के हाथ की वीणा है। और सरस्वती को वीणा वादन करते दिखाना ये केवल एक शो की बात नहीं है, बल्कि विज्ञान का बहुत गहन अध्ययन किया होगा वीणा बनाने से पहले। आज भी पढ़ाते हैं बच्चों को जब हम, तो वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स और वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स का खूब विस्तृत मैथमेटिकल वर्णन करते हैं, कैसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं स्ट्रिंग के अंदर जब किसी स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं या उसके अंदर स्ट्राइक करते हैं, और वो वाइब्रेशन किस प्रकार संगीत का रूप ले लेती हैं, विभिन्न हार्मोनिक्स उसके जुड़ करके, विभिन्न रेजोनेंस से जुड़ करके। तो वो सारी कलाएं बिना जाने हुए वीणा का निर्माण नहीं हो सकता था, जब तक कि ये अध्ययन न कर लिया गया हो कि स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशंस किस प्रकार से होती हैं, उन वाइब्रेशन से म्यूजिक किस प्रकार से उत्पन्न होता है, अनुनाद क्या होते हैं, उसके बिना जाने हुए वीणा का निर्माण नहीं हो सकता था। और वो वीणा बहुत प्राचीन काल से ये कल्पना है सरस्वती की, विद्या की देवी की, उनके हाथ में वीणा है। इसी प्रकार कृष्ण के हाथ की बांसुरी में ऑर्गन पाइप्स में रेजोनेंसेज होते हैं। आज भी एक विधा है विज्ञान की कि रेजोनेंसेज इन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स, जो पढ़ाते हैं बच्चों को बीएससी स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज में, कुछ और बढ़ा करके उसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज में भी पढ़ाया जाता है। तो वो बिना उसको जाने हुए कि किस प्रकार से बांसुरी पहली बात बनी होगी, वो केवल ट्रायल एंड एरर नहीं था, वो पूरे ज्ञान के आधार पर ही उसको बनाया गया। इसी प्रकार और बहुत से वाद्य यंत्र हैं, जैसे ढोल है, ढपोरा है या ढप है, इनको वाइब्रेशंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स चढ़ी होती है ढोल के ऊपर, उसी को स्ट्राइक करते हैं तो संगीत उत्पन्न होता है, रेजोनेंस होता है एयर कॉलम में और संगीत निकलता है उसमें से, ढोल की आवाज संगीत में हो जाती है। किसी भी ध्वनि को संगीत कैसे बनाया जाता है, ये विधा गंधर्व वेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख हो जाना यह सिद्ध करता है कि उनका पहले रिसर्च हुआ होगा, तभी वो वाद्य यंत्र बने होंगे, अचानक ही प्रकट नहीं होंगे। तो चारों उपवेद इस प्रकार से हमारे विज्ञान का आधार लिए हुए हैं। तो अब देखें इन वेदों को ठीक से परिभाषित करने के लिए, आम लोगों को समझने के लिए जो फिलॉसफीज आई डिफरेंट, वैदिक फिलॉसफीज की बात मैं कर रहा हूँ। तो 6 वैदिक फिलॉसफीज की हम बात करते हैं, उसमें सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग और वेदांत, ये 6 वैदिक फिलॉसफीज हैं। और 6 के 6 वैदिक फिलॉसफीज शुद्ध विज्ञान है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे योग हो और चाहे ये मीमांसा हो, वैज्ञानिक आधार है इनके। और वेदांत तो निश्चित रूप से एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का यूनिटरी प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर आज का आधुनिक विज्ञान भी बहुत छोटा बैठता है जिसकी तुलना में। वो यूनिटरी प्रिंसिपल का उल्लेख अगर या ठीक से विश्लेषण करना हो तो वेदांत के आधार पर किया जाता है। तो ये विधाएं जो हमारे 6 फिलॉसफीज में है, 6 दर्शन में है, जो वैदिक दर्शन जिनको हम कहते हैं, वो दर्शन जो वेदों को मानते हैं, जिनमें वेदों की मान्यता है, उनको वैदिक दर्शन कहा। इसके अलावा हमारे 4 अवैदिक दर्शन भी हैं, हेट्रोजीनियस दर्शन भी है, जैसे कि चारवाक दर्शन, जैन, बौद्ध और तंत्र, ये चारों अवैदिक दर्शन है। इन दर्शनों में भी इनके मेरिट डिमेरिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनमें भी शुद्ध विज्ञान है। अब चारवाक का ही सिद्धांत अगर लें, चारवाक दर्शन को लें, एक स्कूल ऑफ थॉट रहा है जो प्रकृति के अस्तित्व को मानता रहा है, प्रकृति के अलावा किसी और की सत्ता को जिसमें स्वीकार नहीं किया गया, मतलब परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया, वो चारवाक के सिद्धांत के ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध हुए उस युग में, और एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। बहुत लोगों ने, ऋषियों ने काम किया। चारवाक के इस दर्शन को प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने, वैदिक विज्ञानियों ने, वैदिक वैज्ञानिकों ने अनेक बार रिजेक्ट किया। चारवाक के सिद्धांत को नहीं माना गया, लेकिन फिर भी चारवाक को महर्षि कहा क्योंकि नया विचार था उनका। आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान शुद्ध रूप से चारवाक के सिद्धांत पर आधारित है। चारवाक के सिद्धांत केवल नेचर के स्टडी की बात ही करता है और किसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो स्थिति आज के विज्ञान की है। चारवाक के इस दर्शन को बहुत प्राचीन काल में, हजारों साल पहले
अस्वीकार कर दिया गया भारतीय मनुष्यों ने, क्योंकि इसकी सीमाएं थी और वो सीमाएं पार नहीं हो सकती इस विज्ञान से। मतलब सत्य के अंतिम छोर तक नहीं ले जा सकता है विज्ञान। इसलिए आज का विज्ञान जो इसके ऊपर आधारित है वो अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकता, जो जिस सत्य पर प्राचीन विज्ञान जो वैदिक संस्कृतियों पर आधारित था, जो वैदिक दर्शनों पर आधारित था, जहां वो ले जाता है। तो इस प्रकार ये चारों अवैदिक दर्शन भी, चाहे बौद्ध हो, चाहे फिर वो तंत्र हो और जैन हो, ये भी विज्ञान के ऊपर ही आधारित है, वैज्ञानिक पक्ष इनके भी हैं। लेकिन यह मेरा लक्ष्य वैदिक दर्शनों से है। चारवाक का दर्शन जिसके ऊपर आज का आधुनिक विज्ञान है वो अभी वो सक्षम नहीं है। वो तो जैसे उंगलियों से समुद्र की गहराई नापे, ऐसी स्थिति आज के आधुनिक विज्ञान की है कि वो परम सत्य को नहीं जान सकता, जिस परम सत्य को प्राचीन भारत के विज्ञान ने न केवल जाना बल्कि आगे बढ़ाकर विकसित भी किया। हम लोग जब ये विश्लेषण करते हैं प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक संस्कृति के रूप में, वैज्ञानिक संस्कृति के रूप में, तो पहली नजर जाती है सबसे प्राचीनतम जो हमारा स्क्रिप्चर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहली जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि प्रकृति जो विभिन्नताओं से भरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की विचित्रताएं, विभिन्नताएं हैं, उसकी यूनिटरी क्या है, उसकी जो हार्मोनिस क्या है, उसमें हार्मोनाइज कैसे करेंगे और एकता को कैसे देखेंगे, विभिन्न प्रकार की विविधताएं प्रकृति की वो एक ही सिद्धांत पर कैसे आएंगी। ये व्याख्या, ये जिज्ञासा ऋग्वेद में होती है। ऋग्वेद में ही दूसरी जिज्ञासा है कि ब्रह्मांड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ब्रह्मांड के ओरिजिन को कैसे समझाया जाए। ऋग्वेद में बहुत विस्तार से व्याख्या है। पुरुष सूक्त के माध्यम से ऋग्वेद के मंत्रों को डिकोड करके अनेक स्थानों पर यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की प्रारंभ में किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार की शक्तियां थी जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और वो प्रक्रिया क्या थी जिसके आधार पर ब्रह्मांड स्थिर हुआ, ब्रह्मांड में स्टेबिलिटी आई। वो सारा वर्णन ऋग्वेद में मिल जाता है। और ऐसा लगता है देख पढ़ करके कि जैसे कि इन सबको समझने के लिए कुछ बहुत सॉलिड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत है। और इसीलिए संभवतया विज्ञान के इस पक्ष को या प्रकृति के इस पक्ष को जो प्रकर्मों और घटकों की टर्म में, प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट की टर्म में प्रकृति को समझने के लिए प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने जो प्रयास किए, प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जो प्रकृति को प्रकर्मों और घटकों के रूप में समझने के लिए विभिन्न दिशाओं में अपने थॉट्स को बढ़ाया, विचारों को बढ़ाया, उसके लिए शुद्धता की एक सीमा की आवश्यकता है कि हर एक रिजल्ट, हर एक जो परिणाम निकल रहा है वैज्ञानिक थॉट्स का या वैज्ञानिक परीक्षणों का, उसको एक्यूरेसी कैसे लाई जाए, और एक्यूरेसी शुद्धता की एक सीमा तक हो, उसके लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए गणित का विकास हुआ। कुछ लोगों का मान्यता है कि वेदांत ज्योतिष में गणित को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, कहा गया यथा शिखा म्योराणा, जो एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि जैसे सिंह के, जैसे सांप के सिर पर मणि होती है, जैसे नाग के सिर पर मणि का शोभा होती है, मोर की शोभा उसके पंख के चंद्र पे होती है, इसी प्रकार हर प्रकार के विज्ञान की शोभा गणित में है। अगर विज्ञान का आधार गणित नहीं है तो वो विज्ञान शुद्धता की ओर नहीं ले जा सकता, एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसीलिए विज्ञान को गणित की मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है, ऑल एग्जैक्ट साइंसेस कहा गया है। तो गणित को विकसित किया गया प्रकृति के प्रकर्मों को समझने के लिए, परिभाषित करने के लिए। और उस गणित के विकास में जो ऋग्वेद से प्रारंभ हो गया था, अगर देखें तो प्रारंभिक आवश्यकता पड़ती है संख्याओं की। बिना संख्याओं के गणित का निर्माण नहीं होता। संख्या पहला पाठ होता है गणित में। और संख्याओं का निर्माण अगर देखें तो आज तो पूरा विश्व मान रहा है कि 0 शून्य भारत की देन है, भारत में ही शून्य का विचार आया। लेकिन यही बात नहीं रुकती है, ये सिद्ध करते रहे हैं हम लोग विभिन्न गोष्ठियों में भी कि शून्य जहां विकसित हुआ वहीं अनंत विकसित हुआ, इनफाइनाइट विकसित हुआ। जो बड़ा मंत्र है पूर्ण मदय पूर्ण मिदम इत्यादि का, कि पूर्ण में पूर्ण मिला दो पूर्ण रहता है, पूर्ण में से पूर्ण घटा दो फिर भी पूर्ण रहता है, और कुछ भी उसके गुणा कर दीजिएगा पूर्ण के साथ वो फिर भी पूर्ण बना रहता है। किसी से भी भाग दे दीजिएगा पूर्ण को, वो पूर्ण बना रहेगा। तो वो पूर्ण क्या है, वही अनंत है, इन्फिनिटी है। वैसे भी शून्य को समझने के लिए अनंत की आवश्यकता है और अनंत को समझने के लिए शून्य की आवश्यकता है। ये योग भी कहता है कि अगर हम अनंत को, इनफाइनाइट को जानना चाहते हैं, जिसको किसी भी नाम से पुकार लीजिएगा, चाहे सुपर कॉन्शियसनेस कहिएगा, परमात्मा कहिएगा, अनंत कहिएगा, उसको जानने के लिए अपने अंदर शून्य पैदा करना होगा। बिना शून्य किए हुए
अनंत को नहीं समझा जा सकता। तो जहां शून्य आया वहां अनंत तो था ही। तो भारत में न केवल शून्य की रिसर्च या शोध हुआ, अनंत की भी शोध साथ ही साथ हुई। उसके अनेक प्रमाण हैं, अनेक प्रमाण दिए गए हैं। उसके अलावा साथ में शून्य के और अनंत के बीच में विभिन्न संख्याएं अगर देखें तो ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों में ही मैंने देखा है कि 1, 2, 3 ये संख्याएं किस प्रकार डेवलप की गई हैं। बड़े अच्छे मंत्र हैं कि 1 कहाँ से आया, 1 का कंसेप्ट कहाँ से आया, 2 का कंसेप्ट कहाँ से आया, 3, 4, ये सारे 9 के 9 अंक किस प्रकार से विकसित हुए, किस प्रकार कंसेप्ट आया, इसका वर्णन किया गया है। और जब एक बार ये 10 अंक आ गए, शून्य और ये 9 अंक, तो बाकी सब अंकों का निर्माण इनसे होता चला गया। और होते होते एक संख्या आई जो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि लार्ज नंबर की ओर अगर बढ़ते चले गए तो प्राचीन भारत में विभिन्न स्तरों पर बड़े ऊंचे परिमाण की संख्याओं का वर्णन है। जब 10 की घात 62, 10⁻62, 10 को 62 बार गुणा कर दीजिएगा 10 को 7, तो जो संख्या बनेगी 10⁻62, उसकी कल्पना, केवल कल्पना, उसका उपयोग है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मुझे वाल्मीकि रामायण में मिला, जहां मैंने वो वाल्मीकि रामायण के श्लोक लिए हैं जिनमें संख्याओं का वर्णन है 10 से लेकर 1 से लेकर के 10, फिर 67, फिर 67, बढ़ते बढ़ते 10 की घात 62 तक संख्या आती है। 10 की घात 56 तक और भी ग्रंथों में मिल गया था, लेकिन 10 की घात 62 की संख्या केवल वाल्मीकि रामायण में मिल जाती है। ये प्रसंग है कोई जिस प्रसंग में वो आई है। तो ये संख्या अपने में महत्वपूर्ण है। जब कहा गया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत में हो गई हो और आज के विज्ञान में ना हुई हो, इस संख्या का उदाहरण मैं देता हूं। आज के विज्ञान में कोई भी प्रक्रम और कोई भी प्रोसेस, कोई भी संगठन ऐसा नहीं है, कोई भी घटक ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट और प्रोसेस, जिसको समझाने के लिए 10 की घात 23 से बड़ी संख्या की जरूरत पड़ती है। 10 की घात 23, 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। और एवोगाड्रो नंबर से बड़ी किसी संख्या की जरूरत आज के विज्ञान के किसी भी प्रश्न को सुलझाने के लिए उससे बड़ी संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज का विज्ञान केवल वहीं तक पहुंचा है जिन प्रकरणों को समझने के लिए 10 की घात 23 की संख्या पर्याप्त हो। तो फिर 10 की घात 62 की संख्या कहां से आ गई? कोई ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रोसेसर्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचर उस समय के वैज्ञानिकों ने जाने, उस समय के मनुष्यों ने जाने, जिनको समझने के लिए इतनी लार्ज स्केल की संख्या का निर्माण किया गया। आज कभी कल्पना नहीं करता आज का वैज्ञानिक कि 10 की घात 23 से भी आगे संख्या जाएगी। एक छोटी सी मान्यता आई कि अगर एटम के साइज को ब्रह्मांड के साइज को, ब्रह्मांड के साइज को एटम के साइज से भाग दे दें, मतलब डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द एटम, आज का एटम, तो वो संख्या 10 की घात 24 हो जाती है। और किसी, अगर आज तो नहीं है, कल को अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी आती है, कल आई, कल का मतलब मेरा 50 साल 100 साल बाद या कभी भी आती है, तो जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन एक थ्योरेटिकल चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी भी कुछ होती होगी और कुछ लोग उस पर काम करना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी को मैंने विश्लेषित किया है और देखा है कि उसके लिए भी स्क्वायर ऑफ दिस रेशियो, माने जो ब्रह्मांड का और एटम का साइज का रेशियो है उसका स्क्वायर की जरूरत पड़ सकती है। माने 10 की घात 10⁻48 की संख्या जा सकती है। आने वाले 100 सालों में या उससे भी अधिक समय हो सकता है उसके लिए, जो विज्ञान कभी अगर वहां तक पहुंचा तो इससे अधिक संख्या की कल्पना नहीं है। और जबकि अपने मनुष्यों ने संख्या की है, कल्पना की है 10 की घात 62 की, ना केवल कल्पना की है, उसका प्रयोग किया है। इसका अर्थ हुआ ऐसे प्रोसेसर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रकृति के घटक और जो प्रक्रम है वो उस समय के वैज्ञानिकों को, मनुष्यों को ज्ञात थे जिन्होंने इस संख्या का निर्माण किया गया। ऐसी और बहुत सारी बातें आती हैं जो कि आज का विज्ञान जिनको ना समझ सकता है और ना ही वो उसको विश्लेषण कर सकता है, जो प्राचीन भारत में हो चुकी है। अब इन संख्याओं से आगे जाएं और गणित की विभिन्न विधाओं पर मैं आऊं, उससे पहले जो साथ ही साथ डेवलप हो रहा था, जो विभिन्न दर्शन की बात हुई थी, उनको देखें सांख्य दर्शन में क्या है, वैशेषिक में क्या है। अब सांख्य दर्शन किसी भी रूप में आप लें, वो केवल संन्यास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सांख्य योग की बात नहीं कर रहा हूँ, सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो सांख्य दर्शन प्रकृति को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए, या सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए ड्युअलिज्म, ड्युअलिस्टिक प्रिंसिपल देता है, प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन में बड़ी अच्छी व्याख्या है कि पूरी सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण पुरुष और प्रकृति से किस प्रकार हुआ।
और प्रकृति जो अनमैनिफेस्टेड है, जो अदृश्य है, जो निर्गुण है, निराकार है, उस प्रकृति में सृजन कैसे हुआ, और पुरुष की बीजीय दृष्टि ने किस प्रकार प्रकृति को प्रेरित किया कि प्रकृति इवॉल्व होने लगे, प्रकृति में सृजन पैदा हो जाए। ये बड़ी अच्छी व्याख्या सांख्य में आती है। ये अलग से विषय हो जाता है, लेकिन सांख्य के जिस पक्ष को मैं बताना चाहता हूं कि सांख्य में समय और काल, समय और स्पेस, माने स्पेस और टाइम या दिक और काल, इन दोनों को जोड़ा है। आज का विज्ञान बड़ा आश्चर्यचकित है इस बात को देखकर कि सांख्य, महर्षि कपिल ने जो अलग से स्थापित किया, सांख्य के विभिन्न मंत्र अलग अलग स्थानों पर थे, उन सबको इकट्ठे करके वेदों से एक स्थान पे लाने का काम महर्षि कपिल का था, और दर्शन का नाम भी सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के नाम पर ही है। तो महर्षि कपिल के द्वारा दिया हुआ सांख्य दर्शन अगर आप देखें, उस दर्शन में मूल रूप से पूरी सृष्टि का रचना दो सिद्धांतों पर है, प्रकृति और पुरुष। और उसमें जो मूल रूप से समझाया गया है कि काल और स्थान, मतलब स्पेस और टाइम, दिक और काल अलग अलग नहीं है। दिक और काल एक ही है, एक ही शब्द जोड़ा गया, दिक काल। तो दिक काल का मतलब स्पेस टाइम मैनिफेस्टेशन। अभी लगभग 50 साल पहले ये मिन्कोस्की ने जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट दिया 4 डायमेंशनल स्पेस का, कि टाइम इज आल्सो ए कोऑर्डिनेट इन द स्पेस, ना केवल स्पेस के कोऑर्डिनेट होंगे, टेम्पोरल कोऑर्डिनेट भी आएगा। नाम दिया उसको मिन्कोस्की 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। ये कंसेप्ट बहुत पहले, हजारों साल पहले सांख्य दर्शन में था, जहाँ दिक और काल, स्पेस और टाइम को अलग अलग ना मान करके एक ही एंटिटी माना था, और उसका स्वरूप का वर्णन किया गया था कि दिक में दिशाएं कहां से आ जाएंगी और काल में दिशाएं अगर होंगी तो क्या बन जाएगा, दिशाओं का अगर काल में भी दे तो क्या हो जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने लिखा, एक अच्छे वैज्ञानिक पीछे हुए जो बड़े, वैसे तो हैंडीकैप थे, सब लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन अच्छा काम किया। उन्होंने हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। उनका लेक्चर पहली बार मैंने सुना टाटा इंस्टीट्यूट में, तो डिस्कशन में मैंने उनको कहा कि टाइम कैन नॉट हैव द हिस्ट्री। हिस्ट्री उसकी होती है जगह जन्म हुआ हो, जहां से शुरुआत हो, जो पैदा हुआ हो और कभी मरे, वो हिस्ट्री होती है। जो कभी पैदा ना हुआ हो वो उसकी हिस्ट्री नहीं हो सकती। जो कभी समाप्त ना होने वाला हो, जहां से जिसका ओरिजिन पता ना हो, जिसका एंड पता ना हो, उसकी कैसे हिस्ट्री होगी, कहां से शुरू करोगे लिखना उसको। वो एग्री किए उस बात में, हॉकिन, उन्होंने माना कि हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने ब्रीफ हिस्ट्री कहा, छोटा भाग लेकर कहा, वो अलग विषय है। तो मेरा भाव हुआ कि पहली बार एक कंसेप्ट दिया गया था सांख्य दर्शन में कि स्पेस और टाइम कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं, सतत उनका प्रभाव होता है, और दोनों अनंत हैं, अनंत से चले आ रहे हैं, अनंत तक जाएंगे। स्पेस इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेस गोइंग टू द इनफाइनाइट प्लेस। स्पेस का कोई सीमा नहीं है, इसलिए स्पेस को कहा गया है अंतहीन अनंत। जो दिक है वो अंतहीन अनंत है, इसलिए शिव को दिया गया है उस दिक के साथ, शिव का तुलना शिव के साथ सिम्बलाइज किया गया है। दिगंबर, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो, वो शिव को कहा गया है। माने जो अनंत है, जिनका कोई ओरिजिन नहीं है, जहाँ से जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, वो ही दिशा है, वही दिक है, और वही दिगंबर है, वही शिव का नाम, शिव को उस रूप में लिया गया है। इसी प्रकार काल, समय कहाँ से शुरू होता है ये कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत है। वो अनंत से माइनस इन्फिनिटी से प्रारंभ होकर के प्लस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो दिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द स्पेस एंड टाइम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये कंसेप्ट आज के विज्ञान में कोई समझा नहीं पाया। प्रयोग तो लोगों ने करना यूज तो किया इस कंसेप्ट को, लेकिन ओरिजिन कहाँ से है इनफाइनाइट स्पेस का, इनफाइनाइट टाइम का, ये आज का विज्ञान नहीं समझा सकता। प्राचीन विज्ञान में ना केवल समझा बल्कि सिंबलाइज भी किया, उसको सिंबॉलिक दिया, शिव के रूप में सिंबॉलिकरण किया उसका। इसी प्रकार जब देखेंगे कि जब कंटिन्यूअस फ्लो है समय का, तो उसके कोई नियम होंगे। इसके कारण ही, इस कंटिन्यूअस फ्लो के कारण होमोजेनिटी आती है स्पेस में, आइसोट्रोपी आती है। इसके कारण ही संरक्षण होता है संवेग का और ऊर्जा का और संवेग का संरक्षण, जिसको आज एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रयोग करते हैं रिसर्च लेवल तक। वो उसका जन्म सांख्य दर्शन में हुआ था। सांख्य दर्शन में मैंने पहली बार पढ़ा कि वहां से किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को समझाया जा सकता है। इसके साथ ही
प्रकाश में वेग होता है, ये सांख्य में है, विस्तार से है सांख्य दर्शन में, लेकिन प्रकाश को पदार्थ के रूप में भी समझा जा सकता है। अब ये पढ़ने के बाद आज का पूरा जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम साइंस है, वो पूरी उसमें आ जाती है, क्योंकि लाइट ना केवल तरंग है, ना केवल उसमें प्रवाह है, वेग है, जिसके वेग को जानते हैं। आज के लोग कहते हैं रोमन ने पहली बार प्रकाश का वेग नापा था। हमारे पास बहुत प्रमाण है इस बात के कि प्राचीन भारतीयों ने जो प्रकाश के वेग की प्रमाण दिया था वही रोमन ने नापा था। और उसका कई उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद में भी आया है वर्णन, प्रकाश का वेग कितना होता है, और कैलकुलेट किया गया है उसको। हमने सिद्ध किया है कि वो प्रकाश का वेग वही है जो रोमन ने हजारों साल बाद दिया था, वो अलग चीज है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रकाश में तरंग जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि वो चलता है तरंग की तरह से, लेकिन उसको पदार्थ के रूप में भी समझा जा सकता है। ये पहली बार सांख्य में आया, और आज का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इसी पर आधारित है। ड्वेल नेचर ऑफ द लाइट, लाइट में के अंदर वेव भी है, लाइट के अंदर कण भी है। तो द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि सभी विज्ञान के विभिन्न विधाओं में सबसे ज्यादा मॉडर्न जिसको मानते हैं क्वांटम सिद्धांत को या क्वांटम फील्ड थ्योरी को, उसका आधार भी हमें सांख्य में मिल जाता है, सांख्य दर्शन में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो दर्शन, जिसको शुद्ध वैज्ञानिक दर्शन के रूप में मैंने पढ़ा भी है और व्याख्या भी लिखता भी रहा हूं जिसके ऊपर, वो है वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद ने जिसको विकसित किया, और महर्षि कणाद के द्वारा विकसित दर्शन, ये सांख्य दर्शन में जहाँ ड्युअलिटी है, दो द्वैतवाद है, वहां इसमें बहुवाद है, बहुघटकीय है। इसमें 9 तत्वों की बात की गई है, 5 भौतिक तत्व और 5 जो है वो मानसिक तत्व की बात की गई है। तो वो विस्तार से जाने की बात अभी इतना समय नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी इसमें व्याख्या है कि पदार्थ का वर्णन, जितना विस्तृत वर्णन सांख्य दर्शन में स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का है, वैशेषिक दर्शन में जितना स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का वर्णन किया गया है, आज के विज्ञान का अभी बहुत सारे पक्ष वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। विज्ञान का वो अभी नहीं छू पाया है स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के वो पक्ष जो कि वैशेषिक दर्शन में है। क्या प्रभाव मन का होता है पदार्थ में, मन का संयोग पदार्थ के साथ हो जाए तो मेजरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज के विज्ञान में नहीं है, ये वैशेषिक दर्शन में है। पहली बार वैशेषिक दर्शन में जिस चीज को समझाया वो था प्रिंसिपल ऑफ कॉजुअलिटी, कारणता सिद्धांत। अब कारणता सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कॉजुअलिटी आज किसी भी विज्ञान का आधार है। किसी भी साइंस में अगर वायलेशन ऑफ द कॉजुअलिटी होगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी थ्योरी का टेस्ट होता है कि कॉजुअलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन तो नहीं हो रहा। अगर कॉजुअलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन होगा तो बैकवर्ड मोशन इन टाइम संभव हो जाएगी, और एक पोता अपने दादा की उत्पत्ति को रोक सकता है, जो असंभव है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए क्या आधार था कॉजुअलिटी प्रिंसिपल का, क्या आधार था कारणता सिद्धांत का, आज का विज्ञान मौन है। इसके 5 बड़े अच्छे सूत्र वैशेषिक दर्शन में दिए गए हैं कि काज और इफेक्ट, प्रभाव और कारण किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है, द रिलेशन बिटवीन काज एंड इफेक्ट, और किस प्रकार से इफेक्ट फॉलोज द काज। इफेक्ट पीछे पीछे चलता है काज के, काज नेवर फॉलोज द इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट का प्रभाव काज पर कैसे हो सकता है, एक इंडक्शन थ्योरी है उसमें। तो इस प्रकार कारणता सिद्धांत जो कि बेसिस है आज के क्वांटम मैकेनिक्स का भी, उसको वैशेषिक दर्शन में पूर्ण रूप से विकसित किया गया था। आज भी विज्ञान की किसी विधा में कारणता सिद्धांत, काज और इफेक्ट के बीच के सहसंबंध को उस रूप में समझाया नहीं गया जिस रूप में वैशेषिक दर्शन में समझाया गया। दूसरी ओर वैशेषिक दर्शन बहुघटकीय है, उसमें एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात की गई है, और एग्जिस्टेंस के बहुत सारे भाग हैं, जिसमें एक भाग पदार्थ भी है, सब्सटेंस भी है। और पदार्थ में 2 विधाएं हैं, एक जो अदृश्य है पदार्थ वो, और एक दृश्य पदार्थ। जो दृश्य पदार्थ है उसके 9, 6 तो 5 तो यही हो गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इत्यादि, और 4 अदृश्य हैं, मानस, आत्मन और उसका सहसंबंध। लेकिन मूल रूप से यह है कि वैशेषिक में इन सब चीजों के वर्णन के साथ साथ परमाणु का पहली बार जिक्र हुआ है, और सबसे बड़ा श्रेय जो दिया जाता है महर्षि कणाद को कि उन्होंने कर्ण सिद्धांत दिया, परमाणु को विकसित किया।
शुरू में लोग मानते रहे कि वही परमाणु है जो आज का एटम है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने पहली बार नाम दिया परमाणु का, घटक है पदार्थ का, उसको आज के वैज्ञानिक ने ढूंढ लिया, लेकिन वो गलत थे। परमाणु की परिभाषा जो वैशेषिक में है वो ऐसा अदृश्य है, एग्जिस्टेंस का अदृश्य भाग है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको कभी परसीव नहीं किया जा सकता, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसमें परमाणु नहीं होगा। आज के परमाणु को तोड़ दिया गया है, तो परमाणु भी है, पता है कि कितना साइज होता है एटम का, और उसके घटके भी पता हो गए। वो परमाणु जो वैशेषिक का परमाणु है वो आज का एटम नहीं है, जो लोग गलतफहमी में बच्चों को पढ़ा देते हैं। वो परमाणु मूल घटक है जो अदृश्य है और पदार्थ का मूल घटक है, जिसको मिला करके बहुत सारे परमाणु कुछ बन सकते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, लेकिन परमाणु अपने को न तोड़ा जा सकता है, ना उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। वो कंसेप्ट परमाणु का आज भी विज्ञान के लिए पहेली है। कुछ कोशिश की गई क्वार्क थ्योरी और कुछ थ्योरीज के लिए लाकर, लेकिन कोई उस सीमा तक नहीं पहुंचा जो वैशेषिक दर्शन में है, क्योंकि वो विधा थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज के विज्ञान की सीमा है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें सत्य की खोज की कोई सीमा ना हो, प्राचीन भारत में विकसित हुआ है इन दर्शनों के माध्यम से। वैशेषिक दर्शन उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके साथ ही साथ अगर हम आए योग और वेदांत पर, योग को सब मानते हैं, योग ये साइंस, और उसमें समझाने की बहुत बात नहीं है। वेदांत में यूनिटरी प्रिंसिपल है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल एक ही सत्य है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। ये विज्ञान के सत्य का परम सिद्धांत है, जहां प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक प्रकर्म को एकल प्रिंसिपल्स के रूप में, एकल सिद्धांत के रूप में समझा प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरिटी। और जिसमें गणितीय पक्ष जो है यज्ञ के द्वारा, यज्ञ शब्द तो रीता शब्द आया है उसके लिए, यज्ञ गणित गति पक्ष के लिए, तो रीता माने उसके अंदर गति होगी। और ब्रह्म शब्द में ग्रोथ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ग्रोथ, उत्पत्ति। ग्रोथ का माने होता है जीवन भी है, उसमें लाइफ भी है, और विकास भी है, और मोशन भी है, गति भी है। तो इस प्रकार जो ये सिद्धांत है यूनिटरी प्रिंसिपल, आज के विज्ञान के लिए अनूठा सिद्धांत है। प्राचीन भारत ने सिद्धांत दिया, इसके ऊपर आधारित बहुत सारी विज्ञान की विधाएं मिल जाती हैं विभिन्न वेदों में। अगर हम सही रूप में वैदिक मंत्रों का पुरुष सूक्त से डिकोड करें, इस कार्य में 10 सालों से हम लगे और अनेक दिशाओं में इसमें काम किया है। न केवल पदार्थ विज्ञान और ये तो साथ में वनस्पति विज्ञान के बहुत कम लोग जानते होंगे कि न केवल आयुर्वेद में मनुष्यों की बीमारियों का वर्णन हो, वृक्ष आयुर्वेद भी एक ग्रंथ है, वृक्ष आयुर्वेद भी एक विधा है। महर्षि पाराशर ने जिसको विकसित किया था, पाराशर जो महर्षि व्यास के नाम से जुड़े जाते हैं, जो इनके पिता समझे जाते हैं, तो पाराशर ने विकसित किया था वृक्ष आयुर्वेद। इतनी भव्य रचना, आज का विज्ञान चकित है। वृक्ष आयुर्वेद में बड़ा विस्तार से वर्णन है कि जैसे मनुष्यों में बीमारियां होती हैं, जैसे बाकी अन्य जीवों में बीमारियां होती हैं, जंतुओं में बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां वनस्पतियों में भी होती हैं। और जिस प्रकार वात पित्त और कफ का प्रकोप जंतुओं में होता है, उसी प्रकार वात पित्त और कफ का प्रकोप वनस्पति में भी होता है। और प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। ये कहा कि बाद में लोगों ने कहा, बहुत पहले वृक्ष आयुर्वेद में बड़ा विस्तार से वर्णन है। न केवल यहीं तक कि पौधों में जीवन होता है, वृक्ष आयुर्वेद में बहुत विस्तार से वर्णन है कि पौधों में सेंसेस भी होता है, पौधों में भावनाएं होती है, पौधों के अंदर संवेदनाएं होती है। और प्लांट्स में संवेदना विषय ऐसा है जिसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च की जरूरत है, बहुत कुछ बातें की जा रही हैं। उसी में बात आ जाती है वैदिक मंत्रों का प्रभाव वनस्पतियों पर क्या होता है। देखा गया है, कई जगह एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि गायत्री मंत्र के प्रभाव में वनस्पतियां किस तरह पनपती हैं और किस प्रकार से रोग मुक्त रहती हैं। जहां जहां गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है नियमित रूप से, वहां आसपास के रहने वाले पौधों में कोई विकार नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, ये देख लिया गया और बहुत तेजी से विकास होता है। तो इस प्रकार वैदिक मंत्रों का क्या प्रभाव वनस्पति पर पड़ रहा है। क्यों किसी औषधि पौधे को जब वनस्पति के रूप में प्रयोग करते थे तो उसको स्तुति करते थे अनेक मंत्रों से। उसका भाव यही था कि वो शक्ति जागृत हो जाए उस पौधे के अंदर, जिसके द्वारा उसकी औषधीय शक्ति विकसित हो जाएगी। तो ये सारा विस्तृत वर्णन जितना पाराशर के वृक्ष आयुर्वेद में मिलता है, आज के विज्ञान की किसी विधा में
वृक्षों के बारे में इतनी चीजें नहीं मिलती हैं। कुछ छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट लोग करते रहे कि अब जैसे छोटी सी बात थी कि मलियाबाद क्या बड़ा भारी आम होता था, ये दशहरी आम, इस बागों में बिल्कुल छोटा-छोटा बनने लगा। पहले बड़ा फल आता था, छोटा हो गया और उसकी यील्ड भी बहुत कम हो गई। तो बहुत सारे उपचार किए गए और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग शामिल हुए, जब मैं कुलपति था कुमारी विश्वविद्यालय में, वहाँ के भी वैज्ञानिकों को भेजा और कुछ व्यवहार के भी थे। सब लोगों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन पौधों में जब बॉल आ रहे थे उनके नीचे यज्ञ प्रारंभ किए, हवन प्रारंभ किए और बड़ा वो तांबे के बना करके यज्ञ के स्तूप और उनके अंदर किया गया और विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया गया, मंत्रों का प्रयोग भी हुआ और देखने में आया कि 2 साल के अंदर यील्ड दुगनी हो गई, साइज वापस आ गया उन पौधों का। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि मंत्रों का प्रभाव पौधों पे हो रहा है, ना केवल वो गैसें जो निकलती हैं यज्ञ में, ना केवल उनका, बल्कि मंत्रों का प्रभाव भी पौधों पर हो रहा है। और अगर मंत्रों का प्रभाव हो रहा है तो वो संवेदनाएं हैं। मनुष्य के ऊपर मंत्रों का प्रभाव होता है, ऐसा अधिकतर लोगों की मान्यता है। जंतुओं के ऊपर मंत्रों का प्रभाव होता है, कहते हैं कि सांप के ऊपर मंत्र का प्रभाव हो जाता है, लोग कहते हैं झाड़ फूंक है, वो झाड़ फूंक नहीं, ये विज्ञान है, अगर ठीक से समझा जाए तो मंत्र के द्वारा क्या शक्ति है मंत्र के अंदर, और मंत्र के द्वारा किस प्रकार से प्रकृति को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रकृति के विभिन्न प्रक्रमों को, प्रकृति के विभिन्न घटकों को, जीवों को और जंतुओं को और वस्तुओं को भी मंत्रों के द्वारा साधा जा सकता है। यह विधा प्राचीन भारतीय विज्ञान में विकसित थी, इसलिए मंत्रों का बड़ा भारी महत्व होता था। मंत्र का सही उच्चारण हो, वेद पढ़ना, वेद जान लेना काफी नहीं था, वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण हो, उच्चारण में त्रुटि न रह जाए, इसका बड़ा, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है मंत्र के, जो कंपन है, जो वाइब्रेशन जाते हैं, उनका प्रभाव होता है वाइब्रेशंस का प्रकृति के विभिन्न घटकों पर, जीवों पर भी, जंतुओं पर भी, वृक्षों पर भी, वनस्पति पर भी और निर्जीव पर भी, क्योंकि निर्जीव के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है उनका, उस स्ट्रक्चर में तो गति है, उस गति पर प्रभाव होता है मंत्र का। आज का विज्ञान अभी उस सोच तक नहीं पहुंचा है। आज के विज्ञान में कोई मौलिक अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, किसी भी देश में, भारत में भी नहीं हुई। भारत में होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत में ओरिजिन है इस ज्ञान का, भारत में भी नहीं हुई, क्योंकि हमारा एक पिछले 75 साल आज़ादी के बाद के रहे, जहाँ कोई ध्यान इस बात का नहीं दिया गया कि हमारी वैज्ञानिक धरोहर रही है, हमारी वैज्ञानिक संस्कृति है। और आज के विज्ञान के रिसर्च को अगर हम मौलिक बनाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर मौलिक चिंतन पैदा करना चाहते हैं, तो उनको अपने प्राचीन भारत में होने वाली शोध के विषय में बताया जाएगा ठीक से, तभी वो जुड़ेंगे उसके साथ। क्योंकि एक डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ साइंस एजुकेशन रहा है देश में, जहाँ विज्ञान पश्चिम से आ रहा है, सारे सिद्धांत पश्चिम के हैं, उसी रूप में पढ़ाएंगे, जबकि वो सिद्धांत बहुत पहले भारत में हो चुके हैं और वो रिनेम होकर के दोबारा से दूसरे नाम के लिए रिसर्च कहना चाहिए, उनकी सर्च दोबारा से सर्च हो रही है जो पहले से अस्तित्व में थे। और उसको लेकर के हम अपने बच्चों को कोई मौलिक चिंतन की आदत नहीं डाल पाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्टेज में विज्ञान के छात्रों के अंदर, भारत के अंदर एक मौलिक सोच, मौलिक चिंतन की आदत को हम नहीं बना पाए। उसका कारण है कि अपने देश की धरती में विकसित ज्ञान से उनको वंचित रखा गया। उसी ज्ञान को विदेशों में चला गया। जब मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद करके जर्मनी भेजा और विल्सन ने और इगलिंग ने अथर्ववेद और यजुर्वेद को भी भेजा अनुवाद करके, उसके बाद से देखिएगा कि जर्मनी में बाढ़ आ गई थी नोबेल प्राइजेस की। जर्मनी के अंदर इस शताब्दी के प्रारंभ में इतने नोबेल प्राइज मिले थे, उसका कारण यही था। इस शताब्दी में 1905 से लेकर के और आगे तक चलते रहे। उसका कारण था कि वही समय था जब मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद, इगलिंग ने और विल्सन ने यजुर्वेद और अथर्ववेद का अनुवाद उन देशों में भेजा और वहाँ वैज्ञानिक विधायनों विकसित की। बड़ा विस्मय होता था देख करके कि बोहर को कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर नोबेल प्राइज मिल रहा है एटॉमिक सिद्धांत देने के बाद। हाइजेनबर्ग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर नोबेल प्राइज मिल रहा है, जबकि अनसर्टेनिटी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दोनों ही वैश्विक दर्शन में निहित थे। एक बड़ा सुखद आश्चर्य मुझे हुआ कि हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, हाइजेनबर्ग चेयर। हाइजेनबर्ग वहीं काम करते थे, नोबेल प्राइज मिला उनको। तो उसमें वो 2-2 साल के लिए विभिन्न देशों से जो लीडिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वर्ल्ड के होते हैं इन्वाइट करते हैं। 1983 से 1985 के बीच में वो सौभाग्य मुझे भी मिला, एक लीडिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होने के नाते, कि उस चेयर पे मुझे प्रोफेसर इन्वाइट किया गया।
वहां मुझे कुछ पत्रावली मिले। उस पत्रावली में एक पत्र बोहर एड्रेस करते हैं हाइजेनबर्ग को, क्योंकि हाइजेनबर्ग जूनियर थे और बोहर ने उनको बहुत शिक्षा दी थी। बोहर के फॉलोवर थे वो। जब सारा आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक प्रहार कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स पे चारों तरफ से, तो बोहर और हाइजेनबर्ग ने ही क्वांटम मैकेनिक्स को स्थापित किया था, बचाया था आइंस्टीन के प्रहारों से। तो वो बोहर चिट्ठी लिखे। सर प्लीज समराइज सर। मैंने चिट्ठी की कॉपी बनाई थी, फोटो कॉपी ली थी, क्योंकि मैं शेयर में प्रोफेसर था उस समय, कि जो उन्होंने कम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल दिया था बोहर ने, उसका आधार वैशेषिक दर्शन था। और जवाब में जो हाइजेनबर्ग ने लिखा कि मेरे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आधार वैशेषिक दर्शन रहा है। जबकि दोनों ने कभी एडमिट नहीं किया पब्लिकली कि वैशेषिक दर्शन से दिया, बल्कि अपने सिद्धांत, जब नोबेल लेक्चर दिया हाइजेनबर्ग ने अपने नोबेल प्राइज के बाद, तो उन्होंने अरिस्टोटल को श्रेय दिया था अपने रिसर्च का, कि अरिस्टोटल के सिद्धांतों पर आधारित है। वस्तुतः वो वैशेषिक के सिद्धांतों पर आधारित है। तो वो एक समय था जब इन ग्रंथों के अनुवाद विदेशों में जा रहे थे और वो प्रगति कर रहे थे। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, या हमारी जो राजनीतिक चेतना उस समय थी आज़ादी के 60-70 साल के बीच में, जहाँ राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवादिता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का कोई अनुराग या किसी प्रकार का गर्व नहीं था, किसी पर लगाव नहीं था, क्योंकि शिक्षा ऐसे लोगों के हाथों में रही थी। उसके कारण हम वंचित रह गए और ये मान्यता बन गई कि जब तक विदेश का ठप्पा नहीं लगेगा किसी चीज पे, तब तक उसकी मौलिकता को हम नहीं मानेंगे। यहाँ तक हो गया कि शोध पत्रों को प्रकाशित करते हुए भी कितने पेपर छपे हैं हमसे पूछते हैं। ओके, 400 पेपर छपे, फॉरेन जर्नल में कितने हैं? अजीब सा लगता है सुनकर कि मतलब उसकी मान्यता तभी होगी जब बाहर का ठप्पा लग जाएगा। आज भी लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता बन रही है, और शुरू में सभी हम भी किए कि सारे पर अपने रिसर्च पेपर बाहर ही छापते रहे। जब ज्ञान हुआ इस चीज का कि हम तो बहुत आगे हैं उनसे, तभी हुआ कि हम मौलिक करेंगे, वैदिक विज्ञान के ऊपर अपना जर्नल निकालेंगे। वैदिक साइंस के लिए जर्नल निकाला गया। 37 देशों में आज उसकी मान्यता है वैदिक साइंस जर्नल की, और लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कहने का भाव ये हुआ कि विज्ञान की विभिन्न विधाओं को हमने स्वीकार अभी तक करना नहीं शुरू किया। यही मानते रहे कि जब तक कोई विदेशी ठप्पा नहीं लगाएगा हम उसको नहीं मानेंगे। योग जैसी विधा को, योग का तो बिल्कुल शुद्ध भारतीय सब जानते हैं कि दर्शन है योग, जब तक योगा बन करके वो बाहर से नहीं आया विदेश से, योगा बन करके, तब तक हमारे नहीं, हम योगा कर रहे हैं, योग नहीं करते, योगा कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर का ठप्पा लगा उसको। अब ये तो आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है कि उस योग को योग दिवस के रूप में वर्ल्ड में उसको स्थापित करा दिया गया, लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हर चीज को विदेशी हम मानते हैं, जब तक कि उनको विदेश मानेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, हम उसको मौलिक नहीं मानेंगे। जबकि उल्टा हुआ है कि हमारे ही ज्ञान को उन लोगों ने लिया, उसके आधार पर अपने प्रसारित किया, सारे अवार्ड ले लिए और उसी को हमें पढ़ा रहे हैं अपने ज्ञान के रूप में। तो ये वैज्ञानिक परंपराओं का अपमान है भारत की, और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में विज्ञान को वही स्थान मिलना चाहिए जो भारतीय इतिहास को, भारतीय दर्शन को और भारतीय संस्कृति को मिलता है। ये मेरा कहना है। इसके अतिरिक्त दूसरी विधा गणित की है। अब हम देखेंगे, ना केवल मैंने जो बातें कही कि 9 अंकों का विकास भारत में हुआ, लार्ज नंबर का हुआ, इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में कुछ ऐसे गणितज्ञ हुए हैं उस समय, जबकि विदेशों में लोग जानते नहीं थे गणित के बारे में। 770 में, सन 770 में, माने बहुत दिन नहीं हुए, 770 में अंकों का विकास नहीं हुआ था यूरोप में, और पहली बार एक कनक नाम के विद्वान को उज्जैन से बगदाद भेजा गया था। अल मंसूर उस समय खलीफा थे बगदाद के, उन्होंने आमंत्रित किया था कनक को। कनक पंडित थे, गणितज्ञ थे, उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन में बड़ा विकास हुआ गणित का, उज्जैन में केंद्र रहा है विज्ञान। जाकर के उन्होंने संख्याओं का ज्ञान उनके लोगों, बगदाद के लोगों को कराया, 9 अंकों का ज्ञान कराया, संख्या सिखाई। वही संख्याएं अरबिक नंबर बन के कर रहा हूँ। योग में विदेशों में उसको अरबिक नंबर के रूप में किया गया, एक्सेप्ट किया गया, जबकि मूल रूप से भारतीय था। हाँ, जो खलीफा थे अल मंसूर, उन्होंने जरूर कहा ये हिंदसा है, ये ज्ञान वो है जो हिंदसा, हिंदुस्तान से आया ज्ञान है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उसको अरबिक नंबर आज भी कहते हैं लोग, जबकि मूल रूप से वो भारतीय संख्या ही थी। और बहुत सारी बातें गणित के विषय में कह सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ।
इस बात के साथ कि जितना महत्व हम ऐतिहासिक बातों को दे रहे थे, ऐतिहासिक परंपराओं को दे रहे थे, उतना ज्ञान वैज्ञानिक परंपराओं को भी महत्व हमको देना चाहिए। भारत एक वैज्ञानिक परंपराओं का देश है। हमारी संस्कृति विज्ञान आधारित संस्कृति है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि निश्चित रूप से प्राचीन भारत की वैज्ञानिक महत्ता को आपने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, और हमारे ऋषि मुनि जो पहले ही उन चीजों को उद्धृत कर चुके हैं, और आज भी हम अगर हम कहें प्राचीन जो वर्तमान विज्ञान है उन चीजों को नहीं लेके आ पा रहा, इन चीजों को आपने बताया। वेदों का आधार वैज्ञानिक है, मूल रूप से भारतीय परंपरा का विज्ञान भारतीय संस्कृति में समाहित है, और चारों वेद विज्ञान की विधाएं हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान व विज्ञान का बहुत ही सुंदर सम्मिश्रण आपने प्रस्तुत किया। संस्कृत के अभाव में सामाजिक ढांचे की कल्पना करना भी नामुमकिन है, और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को ध्यान में रखते हैं, उसी तरह से हम अपने ज्ञान विज्ञान और योग जीवन दर्शन के आधार को भी हमें भूलना नहीं चाहिए और इसको आगे लेकर जाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता को गतिशील रखना है तो संस्कृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है, और अतः भारत की पहचान उसकी चिंतनशील रूपी संस्कृति को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना, उसका संरक्षण करना हम प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है। मुख्य वक्ता के रूप में आपका पाठ्य आज हमें प्राप्त हुआ, और बहुत सी बातें जिस तरह से धारा प्रवाह आपका वक्तव्य रहा उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल। आपके ज्ञान के अथाह सागर में से कुछ बूंदे आज हम पे गिरी हैं, और हम आगे भी चाहते रहेंगे कि आपने अपना बहुत व्यस्ततम क्षणों में से हमें ये समय दिया है, और इसी तरह से आप हमें आशीर्वाद देते रहें, और अगला फिर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें अन्य विषय पे आपका उद्बोधन हमें प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत आभार सर, ये आपने हमें समय दिया, और केशव संवाद पत्रिका को और भी योग्य परक ज्ञान पूरक मूल्यों के समावेश हेतु हमें विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार सर। मैं हृदय से पत्रिका के संपादक माननीय कृपाशंकर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही केशव संवाद पत्रिका नित नई ऊंचाइयों को पा रहा है, और आपके मार्गदर्शन के कारण नए प्रयोग करने की ऊर्जा मिलती है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। पत्रिका के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण त्यागी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो सदैव पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी कार्य की सफलता आपसी सामंजस्य एवं व्यवहारिकता के बिना संभव नहीं हो पाती, और संपादक मंडल भी उसी तल्लीनता से पत्रिका की संपूर्णता, भाषा शैली एवं विषयों के सामंजस्य पर बड़ी गंभीरता से कार्य करता है, और पाठकों के समक्ष एक अच्छी पत्रिका प्रस्तुत हो पाती है। मैं पत्रिका के संपादक मंडल में जो आज हमारे साथ सहयोगी वक्ता के रूप में उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिला, ऐसे डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी एवं डॉक्टर नीलम कुमारी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और कम समय में अपनी इस पत्रिका की समीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की। और मैं पाठकों से निवेदन करती हूँ कि वो पत्रिका को पढ़ें, और उसमें जो भी उनके भाव आते हैं वो जरूर हम तक प्रेषित करें। आदरणीय राम कुमार जी एवं आदरणीय अरुण सिन्हा जी का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त रहता है। आपकी विषय की पैनी दृष्टि हमें लाभान्वित करती है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। संयोजन का कार्य वीरेंद्र पोखरियाल जी द्वारा किया जाता है, आपको हृदय से आभार कि आप जिस तरह से समय की बाध्यता में और कार्य करते हैं एवं पृष्ठ का संयोजन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे धीरज जी को बहुत बहुत आभार। अंत में मैं उन सभी सुधी पाठकों को आभार व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है, और पत्रिका के प्रति उनकी विश्वसनीयता हमें प्रोत्साहित करती है। क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति पे है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कल्याण मंत्र द्वारा कार्यक्रम समाप्त किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।